अमीर भट्टी साहब के बारे में ये चीफ जस्टिस थे तो उस वक्त हम सुना करते थे कि पीटीआई की तरफ से झुकाव है, क्योंकि इनके जो सन इन लॉ हैं अली अफजल शाही वो पीटीआई के थे। आप एक वाकया तो आपने भी सुना दिया, आप अपने चीफ जस्टिस के साथ बैठते थे तो आप फील नहीं करते थे, कभी किसी ने कहा नहीं कि आप बहुत ज्यादा पीटीआई की साइड लेते हैं? मैं तो अक्सर कहता था, चीफ जस्टिस बने ही थे तो मैंने तो मुलाकात करके उन्हें कहा कि जी ये आप जो शहजाद अकबर को मिले हैं दिस इज नॉट गुड। उन्होंने कहा जब मैं स्ट्रांग हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमीर भट्टी साहब ने अपने दामाद को यहाँ पे पीटीआई में, वो चूंकि एक पॉलिटिकल फैमिली से था, तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों को लूज रखा जिससे उसको उस पॉलिटिक्स में फ़ायदा हुआ। फिर ये टिल्ट जो है उस तरफ गया, केसेस भी लगते थे मखसूस बेंचेस के बाद। मैं बात इधर मीडिया पे नहीं कह रहा हूँ, मैंने जजेस में बैठ के चाय पे अमीर भट्टी साहब के मुंह पे ये बात की। अमीर भट्टी साहब के ऊपर रिश्वत लेने का भी इल्जाम रहा है? मेरे पास भी वही इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास मीडिया से है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी कोई नहीं। बंदयाल साहब का अगर आप टिल्ट देखते हैं, पहला फैसला वो वाला देखिए जिसपे इमरान खान साहब और पीटीआई ने कितना शोर मचाया, रात को 12 बजे कोर्ट बैठा के आपने ये फैसला किया। मैंने उन्हें कहा आपने मुरव्वत में मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को साथ बिठा के कहा मैं मैसेज देना चाहता हूँ और मैं इनके साथ पढ़ रहा हूँ। तो मैंने कहा दैट वाज प्रोबेबली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गेव अ वेरी बैड मैसेज। ये ज़रूर सुना था जब उनके बेटे वकालत में आ गए तो फिर बड़ी बातें होती थी, क्लां के पास उनका केस लग गया, उसी कोर्ट में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं जिस कोर्ट में उनके फादर हैं। कुलीग्स जो आपस में बैठ करके बातें करते थे उनके बच्चों के केसेस के बारे में, वो भी इतनी पॉजिटिव नहीं थी। इंटेलिजेंस का एक आपके दफ्तर में आ गया, लाहौर हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस तैनात हुई हैं, आपने उनके साथ काम किया है, क्या बैकग्राउंड है इनका? मैं विद सर्टेनिटी ये कह सकता हूँ कि शी इज नॉट अप्रोचेबल। खिलाफ भी माफिया है, वो खिलाफ में माफियाज एंटर हो गए। आप ये कह रहे हैं कि जजेस की रिटायरमेंट के बाद जो उनको दोबारा नौकरियां दी जाती हैं वो नहीं दी जानी चाहिए? 2-3 साल तक तो बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। री एम्प्लॉयमेंट पे टोटल बैन होना चाहिए। हाई कोर्ट के एक जज की महीने की तनख्वाह और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस क्या होती है? बेटी से मैंने माजरत की, मैंने कहा बेटा या तो मैं कोई घर बेच दे देता हूँ या मैं रिज़ाइन दे देता हूँ ताकि वो पैसे आए, उससे मैं तुम्हें एडमिशन तुम्हारा करवा दूँ। मेरे पास मैं अब तुम्हें वहाँ पे नहीं पढ़ा सकता। हमारे इदारे में हर वो काम अपॉइंटमेंट से और बाकी चीज़ों से लेके होता है जिसके खिलाफ हम रोज़ रिटें इशू करते हैं। उस वक्त एक इम्प्रेशन था कि जो बाकर नजफी साहब है ये एस्टैब्लिशमेंट है उसको रिलीफ देते थे। ये हमने भी फील किया, भट्टी साहब ने भी, जितने भी एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट खास तौर पे अगर कोई केस आ जाता था तो वो लगता सिर्फ नजफी साहब के पास ही था, किसी और के पास नहीं जाता था। अभी बाजवा साहब चीफ नहीं बने थे लेकिन मुझे पूरी स्टोरी उसने बताई कि ये चल रहा है, ये चल रहा है। राहिल शरीफ साहब जा रहे थे तो उसने कहा कि जी बाजवा साहब चीफ बन जाएंगे। साबिर मिट्ठू ने जनरल बाजवा की तैनाती से पहले आपको बता दिया कि ही इज आर्मी चीफ? हाँ, उनका जी वो एक्सपेक्टेड है, हमारी बात हो गई। इन्होंने मुझे 1-2 दफ़ा फ़ोन करके पूछा मैं तेरे वास्ते की कर सकता। मैं कहा यार मैं हाई कोर्ट का जज, तू मेरे साथ लिए क्या कर सकता है? मैं मुझे प्रेसिडेंट तो नहीं ना तू लगा सकता। फिर मैंने इसको थोड़ा सा सख्त मैसेज भिजवाया, उसका रिस्पॉन्ड नहीं किया तो ये व्हाट्सएप मैसेज बंद हो गया। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज सैयद, प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में आपने अगर पाकिस्तान की जुडिशरी बिलखसूस पंजाब और सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी को समझना है तो आप ज़रूर सुनिए, क्योंकि आज हमने खुसूसी तौर पर दावत दी है लाहौर हाई कोर्ट में जज की हैसियत से 10 साल तक खिदमात सर अंजाम देने वाले जस्टिस शाहिद जमील ख़ान को। जस्टिस शाहिद जमील ख़ान साल 2014 में लाहौर हाई कोर्ट में जज तैनात हुए और फरवरी 2024 में इन्होंने जज की हैसियत से अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा क्यों दिया, किन किन चीफ जस्टिस साहिबान के साथ, किन किन जज साहिबान के साथ इन्होंने काम किया, इनका तजर्बा कैसा रहा, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के बाद जजेज़ हैं जिनके ये कलीग रहे, इनका बड़ा ज़बरदस्त कैरियर रहा है, इन्होंने बड़ी अहम जजमेंट्स दी हैं। तो इन तमाम इशूज़ के ऊपर हम जस्टिस शाहिद जमील ख़ान से गुफ्तगू करते हैं। शाहिद भाई बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच जी। शाहिद भाई ये बताइए कि साल 2014 में आपकी तैनाती होती है, चीफ जस्टिस हैं उस वक्त सदक जिलानी और उमर अता बंदियाल जो कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी रहे, वो थे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जी। बिल्कुल। तो आपने उनके साथ काम का आगाज़ किया, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी तैनाती कैसे हुई? आपको तैनात किसने किया? कोई सियासी हाथ था, कोई इस्टेब्लिशमेंट थी, या कैसे आ गए तैनात? इस पे भी बड़ी स्पेकुलेशन हुई जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई। कुछ ने कहा कि मेरी बीवी और बंदयाल साहब की बीवी सहेली हैं इसलिए इसको अपॉइंट किया गया। अच्छा। कुछ उसका क्लू ढूंढते रहे क्योंकि दिस इज़ अनफॉर्चुनेट इन आवर कंट्री
कि लोग कोई नहीं समझता कि किसी की मेरिट पे तैनाती तो हुई है। आपकी वैसे अहलिया उमर ताब बंदयाल साहब की अहलिया की दोस्त थी? नहीं, कभी मिली भी नहीं थी। अच्छा, मिली भी मेरे नहीं। ख्याल अभी भी उनकी कोई मुलाकात नहीं है। अच्छा। पार्टीज़ वगैरह में कहीं या किसी जगह किसी फंक्शन वगैरह में मुलाकात हुई होगी, तो वो तो अभी तक भी नहीं है। तो ये कैसे लेकिन- तैनात कर दिया उन्होंने? मैं कुछ केसेस में इसका एफबीआर का मैं वकील था, तो मैं काफ़ी रेगुलर वहाँ पे पेश होता था। अजमत सईद साहब की, बंदयाल साहब की डीबी रही है टैक्स की काफ़ी देर, ठीक। तो वहाँ मैं पेश होता था। एक इम्पॉर्टेंट केस मैंने किया था बंदयाल साहब के सामने, वो शायद आपको याद हो, सबा सादक थी जिनकी डिफेक्शन उस वक्त मूव की काफ लीग ने, वो नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बना के आ गई थी, तो मैं उसका स्पीकर का वकील था। तो वो केस काफ़ी देर बंदयाल साहब के सिंगल बेंच के सामने ही लगा, तो काफ़ी देर आर्ग्यू होता रहा। प्रॉब्ली मुझे ये फील होता है कि दैट वाज द केस जहाँ से मैं उनके फोकस में आया और उन्होंने मुझे इसके लिए रिकमेंड किया फॉर रिकमेंडेशन। तो मेरी वैसे पहले भी हुई थी, मैं जस्टिस आयशा वाले बैच में भी मुझे अजमत सईद साहब ने भी रिकमेंड किया था, ये जस्टिस आयशा वो वाली हैं जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट जो ऑफ अभी पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में है, और पाकिस्तान की पहली खातून जज। पहली खातून जज। जी। उनका जो बैच था, अजमत सईद साहब ने नाम रिकमेंड किया था, ऊपर इफ्तिखार चौधरी साहब थे, तो वो कुछ मेरा थोड़ा सा, मैं उस वक्त ट्राइब्यूनल का मेंबर था, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल का, तो वहाँ पे मेरी शुएब सैडल साहब टैक्स एम्बर्समेंट थे, वो मैंने उनकी एक जजमेंट को लिख दिया कि वो कॉरम नॉन जडीस है। उन्होंने कोई डायरेक्शन दी कमिश्नर अपील को, वो उन्होंने मुझे कंटेम्प्ट नोटिस इशू कर दिया। कंटेम्प्ट नोटिस की वजह से मुझे रिट में जाना पड़ा उसको सस्पेंड करने के लिए। तो वहाँ से फिर मेरा ये ख्याल है कि वो शुएब सैडल साहब बाद में कमीशन बन गए। इफ्तिखार चौधरी साहब के बेटे का जो केस था, तो मुझे ये बताया गया फ्रॉम हाउसेस माउथ कि मेरा 12 बंदों में नाम फाइनल हो गया था, 11 या 12 में, और लास्ट डे उन्होंने कहा कि ये वाली फ़ाइल आपने जुडिशल कमीशन में नहीं भेजनी। फिर उस वक्त सीनियर प्यूने थे, ये इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा? मुझे नहीं पता, मुझे जो डायरेक्टली बताया गया बुला के कि आपका नाम कंसिडर सुबह नहीं हो रहा है, और उसकी वजह ये है कि आपकी फ़ाइल, वो कह रहे हैं आपका कोई ऊपर मसला है, आपकी फ़ाइल उन्होंने रुकवा दी है। तो फिर मैं शुक्रिया अदा करने गया, बंदयाल साहब सीनियर प्यूने थे, मुझे पता था कि यही इन्होंने मेरा नाम बंदयाल साहब ने और अजमत सईद साहब ने किया होगा रिकमेंड। तो बंदयाल साहब ने फिर मुझे उस जगह कहा कि वी हैव सेव्ड यू, तो एट अप्रोप्रिएट टाइम विल रिकमेंड योर नेम। तो फिर इफ्तिखार चौधरी साहब के जाने के फ़ौरन बाद जो पहला बैच था उसमें मेरा नाम गया, और फिर 2014 में मैं जज बन गया। शाह साहब ये फरमाएं कि उमर ताब बंदयाल आपके पहले चीफ जस्टिस, और ज़ाहिर है वो मौसम भी थे आपके, मैं मैनी वेज, ज़ाहिर है उन्होंने रिकमेंड किया तो नो फिर डाउट, ऊपर गया ना। इसमें कोई डाउट जी। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। उनके बारे में इम्प्रेशन था कि वो इमरान खान साहब के को बड़ा वो पसंद करते थे। ये मैं उनकी ज़ात के बारे में मेरी कोई बुरी राय नहीं है, लेकिन एक इम्प्रेशन जो मीडिया में बड़े डिस्कस होता रहा, क्या ये दुरुस्त है? एजाज़ भाई बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मैं दोनों साइड पे, हमारी जो पॉलिटिशियंस हैं और उन्होंने एग्जेजरेट इतना ज़्यादा करते हैं, मैं ख़ुद भी इसका शिकार रहा हूँ। मैंने, मेरे बहुत सारे मेरे कज़न और मेरे दोस्त जो हैं वो ज़्यादा नून लीग में हैं, तो मैंने एक इलेक्शन ये जो आखिरी हुआ था, वो जो 15 सीटों का बड़ा कंट्रोवर्सी भी चली थी 2013 में, तो उसमें एक पिटिशन मेरे सामने आई कि जो पोलिंग एजेंट हैं, पोलिंग एजेंट उसी हलके से होंगे या कहीं से भी हो सकता है। तो वो जब पिटिशन सामने आई तो मैंने उनसे इलेक्शन कमीशन से पूछा कि ये आपने वर्बल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, कोई इन राइटिंग है? तो उन्होंने कहा जी इन राइटिंग तो हमने कोई रूल्स में ये नहीं डाला हुआ। तो मैं कहा आज इलेक्शन 2 दिन बाद होने वाले हैं, आज आप इसको कैसे इम्पोज कर सकते हैं? तो फिर उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो मैंने फिर अगला सवाल मैंने उनसे अगली डेट पे ये पूछा
कि नोटिफिकेशन आप इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद कैसे कर सकते हैं। अब तो जिसने अपना पोलिंग एजेंट अपॉइंट करना है उसने कर लिया है, आज आप उसको कहते हैं कि जी नहीं आप हल्के से करें, तो उसका तो सारा इलेक्शन और सारा प्लान डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप ये दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड। तो मैंने फ़ैसला, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैंने फ़ैसला यही किया कि पोलिंग एजेंट की ये कंडीशन अभी इम्पोज नहीं हो सकती। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, मुझे किसी ने अप्रोच नहीं किया। वो डिसीशन करने के बाद जब उन दोस्तों से दोबारा मिला या वो आए, तो वो मुझे बता रहे जी वो फ़लाँ बंदा भी आपसे नाराज़ हो गया, फ़लाँ भी नाराज़ हो गया, हम तो आपको अपना बंदा समझते थे और आपने। मैंने कहा यार मेरा तुम डिसीशन देखो, वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ है। फ़ायदा उसका नून लीग को होता है या पीटीआई को होता है, दैट इज़ नॉट हाई कोर्ट्स कंसर्न और अ जज कंसर्न। आपने देखना कि इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो ये मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि मेरिट्स ऑफ केस नहीं कोई देखता और वो सीधा अलाइन कर लेते हैं कि जी ये पीटीआई के फेवर में आया है और ये फैसला जो उसके खिलाफ आया। लेकिन कमिंग बैक टू बंदयाल साहब, बंदयाल साहब से मेरी मुलाकात हुई उनकी रिटायरमेंट के बाद भी। मेरे मोहसिन है, मैं अपने बच्चों को लेके उनके साथ गया और मैंने बच्चों को बताया कि ही इज़ द पर्सन हु एलिवेटेड मी। देयर वाज नो, मेरी ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना मेरी कोई फैमिली फ्यूडल फैमिली है। तो मैंने यहीं पे प्रैक्टिस की है। वाले साहब का पुराना स्कूटर लेके मैं प्रोफेशन में आया था, यहाँ मेहनत की है, इन्होंने मुझे रिकग्नाइज़ किया है, एलिवेट किया है। तो बंदयाल साहब से मैंने ये बात की, मैंने कहा जी जो कि आपका प्लस पॉइंट है ना वो है मुरव्वत। बहुत मुरव्वत वाले बंदे हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड बंदे हैं और हर बंदे का बहुत ख्याल रखते हैं, वो कोई उनका मुखालिफ हो तो वो मुरव्वत बाज़ औक़ात जो है वो मेरा ख़्याल है कि वो नेगेटिव चली जाती है। मैं अब तो ये गुज़र गई है कहानी, इसलिए मैंने उन्हें कहा कि आपने मुरव्वत में मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को साथ बिठा के कहा कि मैं मैसेज देना चाहता हूँ और मैं इनके साथ खड़ा हूँ। तो मैंने कहा दैट वाज प्रोबेबली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गेव अ वेरी बैड मैसेज। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी वो जज हैं जिनके साथ आप लाहौर हाई कोर्ट में काम कर चुके हैं। हाँ, मैं उनके साथ, मेरे कुलीग रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से वो निकले, वो जो कहते हैं बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, यानी कि उनके ऊपर एक बड़ी कंट्रोवर्सी आई, रिश्वत लेने का इल्ज़ाम आया। अभी भी वो मामला भी इल्ज़ाम जो है वो अभी तक वो चल रहा है, मामला है। वैसे मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब की रिप्यूटेशन कैसी? मैं मुज़ाहिर साहब से आने से पहले ना मैं वो बात कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। बंदयाल साहब का अगर आप टिल्ट देखते हैं तो उनका पहला फ़ैसला तो आप वो वाला देखिए ना जो जिस पे इमरान खान साहब और पीटीआई ने कितना शोर मचाया कि रात को 12 बजे कोर्ट बैठा के आपने ये फ़ैसला किया। तो उस वक्त अगर पीटीआई से या इमरान खान से मोहब्बत थी तो फिर उस वक्त भी होनी चाहिए थी ना। तो हम उस वक्त के रिक्वायरमेंट क्या थी लॉ की, उसके मुताबिक उन्होंने उसको बेहतर फील किया, 12 बजे बैठे उस केस को टेकअप किया। बायत के केसेस में उन्होंने मेरिट्स के मुताबिक उसको देखा और किया। उसमें जो एक उनके ख़िलाफ़ ये चल रहा है गुड टू सी यू वाली बात, तो वो गुड टू सी यू जो है वो ये दैट इज़ हिज नेचर। आई टेल यू कि उन्होंने वो जो भी उनको मिलेगा देर के बाद बंदा उनके सामने आएगा। प्रॉबली किसी लिटिगेंट को या किसी एक्यूज को ये कहना मुनासिब ना हो, बट दैट हैज़ बीन टेकन अदरवाइज़ और उस पर एक हाइप क्रिएट हुई। और ये हमारे मुल्क में माजरत के साथ ये जो आपका मीडिया भी है नॉन इशू को इशू बना के इतना बड़ा कर देता है कि उसमें रियल इशू कहीं बिल्कुल दब के रह जाता है और वो एड्रेस ही नहीं होता। नो डाउट अबाउट इट, ये बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपसे। मुझे ये बताइए कि मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब का जिक्र भी आया, जी। मैं उसके ऊपर पहले इसलिए आऊँगा क्योंकि आपकी बातों में आ गई वो बात। जी। मैंने उस तरतीब कोई और थी, वापस आएंगे आपकी तरतीब पे। मुज़ाहिर नकवी साहब के बारे में बताइए, आपने लाहौर हाई कोर्ट में उनके साथ सर्व जी, मैंने उनके साथ काम, सुप्रीम कोर्ट में वो आ गए, सुप्रीम कोर्ट में वो आ गए और इल्ज़ामात उनके ऊपर बड़े जिसे कहते हैं गंदे इल्ज़ामात लगे, करप्शन के, पैसे नेपोटिज्म के। अभी तक वो उन इल्ज़ामात के ऊपर अभी वो मामला पेंडिंग है। मुझे ये बताएं, जी क्या मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब की रिप्यूट जो उन पर इल्ज़ामात लगे हुए उनसे मैच करती है या वो बड़े इनोसेंट आदमी हैं? यू नो हिम मोर। देखिए, मैं एक जो चीज़ है ना, मैं ख़ुद इलेक्शन में हिस्सा लेता रहा हूँ, मैं फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहा हूँ
बार मैं बार का, मैं मेंबर एग्जेक्टिव भी। डॉक्टर खालिद रांझा के साथ मैं फाइनेंस सेक्रेटरी था, एतजाज़ एहसन के साथ मैं मेंबर एग्जेक्टिव था सुप्रीम कोर्ट में। उस दौर में वो मूवमेंट भी चल रही। जो पॉलिटिकल बंदा होता है उसको बहुत सारे मिलने वाले लोग होते हैं। एक टर्म यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं अप्रोचेबल। ये जज अप्रोचेबल है, ये जज अप्रोचेबल नहीं है। अप्रोचेबल डजेंट मीन के ही कैन बी अप्रोच फॉर अ रॉन्ग थिंग। अप्रोचेबल मीन्स के एनीबॉडी कैन पिक अप अ फ़ोन एंड कॉल इन, उसके घर जाके नॉक कर सकता है, टाइम लेके मिल सकता है, चेंबर में मिल सकता है। मेरा ख्याल है कि जज बनने के बाद आपको एक रिस्ट्रेंट, एक अपने गिर्द दायरा लगाना पड़ता है कि आपने अब किन लोगों को एक्सेस देनी है और किन को नहीं देनी है, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जिस जहाँ से स्पेकुलेशन शुरू होती है। एक बंदा मुझे चेंबर में मिल के चला जाता है, बाहर जाके वो अपने जानने वाले को, मीडिया को, किसी चीज़ को भी कुछ भी बता सकता है। अब महफ़िलों में जाके मैं 10 साल अपना कोई पॉलिटिकल या कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देता था, डिस्कशन हो भी रही होती थी। उसकी वजह ये है कि जिस बंदे ने वहाँ से मेरी बात सुननी है उसने आगे 10 जगह जाके बताना है कि जज साहब तो ये कह रहे थे, जज साहब तो ये कह रहे थे, उनका ये व्यू है। सो दिस रिस्ट्रेंट सम पीपल ऑब्जर्व वेरी स्ट्रिक्टली और कुछ लोग नहीं करते। मेरा ख्याल है मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने वो रिस्ट्रेंट उस तरीके से अपने ऊपर इम्पोज नहीं की। नहीं, परवेज़ इलाही साहब से फ़ोन पर रब्ता होना, वही, उनका, that is- उनकी that is one of the- मुलाकातों का इल्ज़ाम, ये बड़ी सीरियस बात है। ये सीरियस बात। और फिर वो उनके बारे में केस सुन रहे हैं। अब मैं ओवरऑल आपने पर्सनैलिटी की बात की तो मैं वो दे रहा हूँ। ये तो अब इशू वाइज अगर डिस्कस करेंगे तो मैं इसका जवाब दे दूँ। करप्शन के इल्ज़ामात लगते थे, लाहौर में आप भी सुनते थे करप्शन के एज सच इल्ज़ामात जो हैं, ये ज़रूर सुना था जब उनके बेटे वकालत में आ गए थे दोनों, तो फिर बड़ी बातें होती थी कि जी फ़लाँ के पास उनका केस लग गया, फ़लाँ के पास लग गया है। और उन्होंने, यानी वो एक उसी कोर्ट में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं जिस कोर्ट में उनके फादर हैं, और वो कुलीग्स जो आपस में बैठ करके बातें करते थे उनके बच्चों के केसेस के बारे में, वो भी इतनी पॉजिटिव नहीं थी। तो इस हद तक तो मैं बता सकता हूँ। लेकिन जो करप्शन के जिस तरह उसमें जुडिशल काउंसिल में वो केस गया है, जो उसमें एविडेंस थी, मेरा ख्याल ये है कि इसको ऐसे, अगर ऐसी कोई बात है तो इसको ऐसे ड्रॉप नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? वो ड्रॉप नहीं किया गया बाय द वे। मैं आई डोंट नो, लेकिन बहुत सारी जगहों पे अब देखें, मेरे खिलाफ भी एक इल्ज़ाम तो किसी ने नहीं लगाया। मैं उसके ऊपर आऊँगा। अच्छा, मैं उसके ऊपर भी आऊँगा। लेकिन ये वो इशू है जो मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अगर तो जज करप्ट है तो ही शुड बी टेकन टू टास्क टिल द एंड। द रेजिग्नेशन शुड नॉट बी अ सेवियर फॉर हिम कि रिज़ाइन करके वो घर चले जाएं, वो करप्शन भी बच गई, वो पेंशन भी ले रहे हैं, वो सारा कुछ ले रहे हैं। जज हो या जर्नैल हो, जब वो अपनी रोब्स को उतार देता है ना, देन इज़ अ कॉमन मैन। इफ़ ही हैज़ कमिटेड एनी करप्शन, कोई गलत काम किया है, तो जज या जर्नैल उतरने के बाद फिर आप 209 में नहीं आते हैं या फिर आप कोर्ट मार्शल में नहीं आते हैं, फिर आपको ऑर्डिनरी लॉ में आपको ज़रूर ट्रायल करना चाहिए, और अदरवाइज़ ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। अच्छा, ये बताइए कि जब आप जज तैनात हुए, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि जब आप जज तैनात, उमर अता बंदयाल आपके चीफ जस्टिस हैं, आपने बता दिया वो कैसे, ऊपर तसदक जिलानी साहब हैं, ज़ाहिर है उनसे तो आपका डायरेक्ट रब्ता नहीं होगा, एक्सेप्ट कि उन्होंने मुझे इंटरव्यू किया था उससे पहले, एलिवेशन से पहले। ये बताइए कि हमारे यहाँ एक बहुत सारा इम्प्रेशन है कि जो जज तैनात होता है या पहले तो तैनात किया जाता है तो उसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट का या हमारी इंटेलिजेंस के इदारों का भी कोई रोल होता है। आपकी अपॉइंटमेंट में भी इनकी कोई अप्रूवल थी और उनकी मेरी अपॉइंटमेंट में, अच्छा ये बड़ा एक ना, ये भी बड़ा डूबियस सा है ये सिलसिला। अब तो मैंने सुना था कि बाद में शायद उन रिपोर्ट्स को इतनी वेटेज भी कोई नहीं देता था। कुछ एलिगेशन ऐसी हैं जो मुझे किसी ने बताई कि उसमें बड़ी बुरी रिपोर्ट थी, लेकिन उन्होंने उसको छोड़ के तो एलिवेट कर दिया जो हुई अपॉइंटमेंट। लेकिन जो प्रोसीजर है, आपने जो मेरा पूछा है, मेरी एलिवेशन में ये 2 दफ़ा जो नाम मेरा चला पूरे प्रोसेस में आया,
वहाँ पे एक इंस्पेक्टर लेवल का बंदा, या आप उसको हवलदार कह लें, या फॉर दैट मैटर कोई इस लेवल का बंदा जो जिसकी ड्यूटी वहाँ पे होती है, वो ऑलरेडी लॉयर्स को तो जानता है, तो वो उन ही लोगों से वो रिपोर्ट्स कलेक्ट कर रहा होता है। और समटाइम्स तो उस वकील साहब के पास जिनका नाम गया होता है वो वहाँ जाके बैठ जाता है। लाइक मेरे ऑफिस में वो सीधा ही आ गया, आके एक और वकील साहब को ले आया, उसने कहा कि जी मैंने आपकी रिपोर्ट देनी है। तो मैं कहा मेरी रिपोर्ट अच्छा, ले लो। आपके दफ्तर में मेरे आ गया? दफ्तर में आ गया। यानी कि इंटेलिजेंस का एक एहलकार आपके दफ्तर में आ गया कि मैंने आपके बारे में रिपोर्ट दी। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बात पता नहीं वो पहली दफ़ा था या दूसरी दफ़ा था, आई डोंट रिमेंबर। तो वो फिर उससे गपशप हुई, चाय बनाई, वो चूँकि एक मेरे, और ये कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी का था? मुझे अब याद नहीं है, लेकिन था ही नहीं, या IB होगा या ISI होगा, इन दोनों में से किसी का था। तो वो फिर आपस में शेयर भी करते हैं, बल्कि उसने तो मेरे सारे जितने कंसिडर हो रहे थे उनकी रिपोर्ट्स भी मेरे सामने रख दी, इसकी ये रिपोर्ट है, इसकी ये रिपोर्ट। तो ये तो प्रोसेस है। और हमारे मुल्क में अगेन उस बंदे की दी हुई रिपोर्ट अगर उस पर बिलीव करते हैं तो उसको ISI की रिपोर्ट तस्वीर किया जाता है, और ज़्यादा चीज़ें परसेप्शन पे चल रही होती हैं। मेरे यानी एलिवेट होने के बाद मुझे फिर किसी ने वो पूरी मेरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट एक जो सबमिट हुई थी वो मुझे किसी ने भिजवा भी दी। आपकी जो ओपिनियन है वो जो मैं समझ पा रहा हूँ कि एक जज जब तैनात होता है तो उसकी जो पहली फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट है वो ISI का एक इंस्पेक्टर करता है या IB का एक इंस्पेक्टर। मेरा एक्सपीरियंस तो ठीक, ये आपका एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस। अच्छा ये बताएं, जब आप जज तैनात हो गए, जी जी, तो जज तैनात होने के पहले मैंने सुना है लाहौर में जो इंटेलिजेंस का जो अदारा है बड़ा ISI का हमारा है, वो चिड़ियाघर उसको कहते हाँ हैं। उसको चिड़ियाघर तो आप उधर भी कोई गए, या जब आप तैनात हुए थे तो शरीफ जो है नवाज शरीफ साहब इधर प्राइम मिनिस्टर थे, जाती उमरा का चक्कर लगा नहीं जाती, या कोई बुलाया किसी ने? मेरा क्लास फेलो है राना मशहूद। हाँ जी, और मैंने उसके साथ मिलके लॉ फर्म भी बनाई थी। जब वो डेप्टी स्पीकर बन गया तो फिर उसने वो लॉ फर्म में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, फिर वो उसने अपनी लाइन ही चेंज कर ली। तो उसके हवाले से मेरी बहुत सारे लोगों से मुलाकात थी जो उसके साथ MPs थे, वो हमारे दफ्तर आ जाते थे, हम कहीं बैठ जाते थे, मैं उनके साथ उनकी वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी चला जाता था। जज बनने के बाद? ये जज नहीं, जज बनने के पहले वकालत में। अच्छा। जज बनने के बाद तो राना मशहूद हाँ मेरे घर ईद वगैरह पे ज़रूर आया होगा। ही नेवर केम टू माई चेम्बर और इन माई ऑफिस, तो बल्कि बहुत गैप आ गया, हम कभी कभी फ़ोन करते थे। तो ये यानी मेरी रिपोर्ट में भी ये लिखा गया कि इसकी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स नून लीग है, मेरी एक रिपोर्ट तो में भी है। कभी नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई? मैंने केस जब ये किए थे ना, मैंने आपको बताया है वो वाला केस स्पीकर की तरफ से जो मैंने सभा सादिक का किया था, तो तब मेरी मुलाकात हुई। एक दफ़ा स्पीकर ऑफिस में मीटिंग थी, वहाँ पे इनसे मुलाकात हुई। आपकी तैनाती में शरीफ बरादरान का कोई रोल था? नहीं, कोई रोल। तो वो मैं जो बात पूछ रहा था कि जज बनने के बाद, दिस इज़ प्योरली, मैं आपको बताऊं, दिस इज़ प्योरली बंदयाल साहब चॉइस। और बंदयाल साहब ने एक से ज़्यादा दफ़ा मुख्तलिफ फंक्शंस पे मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे कहा कि यार तुम्हारी कोई सिफारिश नहीं थी, मैंने तुम्हें मेरिट पे किया। बंदयाल साहब ने ये ख़ुद मेरे से कई दफ़ा इस बात का इजहार किया। तो वो अगर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नून लीग में होनी होती तो मैं तो नून लीग में कहीं भी फॉल नहीं करता था। मुझे तो मशहूद ने एक दफ़ा कोशिश की थी एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाने के लिए, जब मैं मेंबर से पहले, तो वही कुड नॉट सक्सीड क्योंकि वहाँ पे लॉबी दूसरी थी, तो वो बड़े स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने मशहूद की नहीं चलने दी। तो अगर वो वाली साइड होती तो फिर तो शायद मैं उस लाइन में बहुत नीचे था। तो इसका मतलब है कि जब आप जज तैनात हुए तो आपको किसी तरफ से कोई बुलावा नहीं आया? नहीं, उसको कोई बुलावा नहीं आया। मुझे सिर्फ जो मेरी कंफर्मेशन के टाइम पे जब मेरी फिर दोबारा से रिपोर्ट्स बन रही थी, तो एक वकील साहब मेरे चैम्बर में आए, मुझे आके उन्होंने कहा कि जी आपकी बड़ी एक्सीलेंट रिपोर्ट बनाई है चिड़ियाघर वालों ने, और वो बड़े ISI ने? हाँ जी, और वो आपसे बड़े इम्प्रेस हैं। तो वो जो वहाँ पे ऑफिसर हैं, शायद कर्नल साहब या ब्रिगेडियर साहब, आई डोंट नो, वो आपको ख़ुद आके मिलना चाहते हैं, वो आपके बड़े फ़ैन हो गए।
तो मैंने कहा जी वो मैं ज़रूर मिलें, लेकिन मैं जेसी के बाद मिलूंगा, जेसी से पहले नहीं मैं उनसे मिल जेसी सकता। का मतलब? जेसी का मतलब जुडिशल कमीशन जो कंफर्मेशन का यानी कि जो कंफर्मेशन के बाद आपने कहा कि मैं मैंने उससे कहा पहले नहीं उसके बाद मैं शायद मिल सकता हूँ, उससे पहले मैं नहीं मिल सकता। उसका मतलब तो यही था कि वो आके मुझे मेरे कंधे पे हाथ रखते और कंफर्म कर देते कि जी हमने आपको कंफर्म करवाया। अच्छा, ये जो आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा कि हमारे काम में मुदाखलत होती है। इससे पहले शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने, आपको याद है, उनके ऊपर बड़ा बुरा वक्त भी मिला। आईएसआई के जो डीजीसी थे वो उनसे जाके मिलते रहे। अभी मौजूदा वालों ने ज़ाहिर मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उंगलियां उठाई। मुदाखलत होती है जज के काम में। देखिए मैंने जहाँ से मैंने पहली बात की है ना, अप्रोचेबल ये है कि अगर कोई बंदा आपके चेंबर में आ सकता है, आपके ड्राइंग रूम में आ सकता है, तो फिर ये आप उसको मौका दे रहे हैं कि कोई ये बात करे। मेरे ख्याल में जज की रिस्ट्रेंट ये होनी चाहिए कि किसी ब्यूरोक्रेट की, क्योंकि वो आपके सामने रिस्पोंडेंट होता है मुख्तलिफ़ केसेस में, या किसी एजेंसी के किसी बंदे की ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो आपके चैम्बर में आ सके या आपके ड्राइंग रूम में आ सके। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप किसी के साथ आपका इतना राब्ता है, आप उससे इन कनेक्शन हैं, तो फिर ही वो आपको रिक्वेस्ट करेगा ना कि जी मैं आपके घर आके कोई बात करना चाह रहा हूँ। और जब आपका उससे पहले उससे कोई ताल्लुक़ भी ना हो, और फिर वो हो सकता है कि वो आपके सामने बहुत सारे केसेस में रिस्पोंडेंट हो। जैसे मुझे ये अमीर भट्टी साहब के सन इन लॉ का मुझे फ़ोन आया जब वो मिनिस्टर बने, तो मुलाकात तो उनसे थी, उनकी शादी पे भी, वैसे भी, तो वो मुझे अंकल कहता था। ये अमीर भट्टी साहब जो है परवेज़ लाई साहब के सेक्रेटरी थे, आप उनकी बात नहीं कर नहीं रहे नहीं, मैं अमीर भट्टी चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं। मैं वो chief मोहम्मद justice हुसैन भट्टी से मोहम्मद मुनबित वो साहब। मोहम्मद अच्छा, चीफ जस्टिस। तो उनका मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि हाउ व्हाट शुड बी द रिस्ट्रेंट ऑफ अ जज। तो मुझे वो फ़ोन आया उनका कि अंकल रात आपने डिनर आंटी के साथ हमारी तरफ करना। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं आ जाऊँगा। तो मैंने कहा किस सिलसिले में डिनर है? मेरा ख्याल था चीफ जस्टिस हाउस में होगा। तो वो कहते हैं नहीं, चीफ जस्टिस हाउस में नहीं है, ये मुझे घर अलॉट हुआ है, मैं मिनिस्टर बन गया हूँ, तो मैंने सारे जजेस को वहाँ पे बुलाया खाने के ये लिए। उनके सन इन लॉ ने, ये उनके सन इन लॉ ने। तो मैंने उसी ये जो वक्त उनके सन इन लॉ अली अली अफजल शाही, अली जो कि शाही, पंजाब में वजीर मैं रहे हैं हाँ हाँ और अली अभी शाही, एमएनए हैं, मैं उन्हीं की पीटीआई के। बात कर। अच्छा, उन्होंने एक जज को फ़ोन किया? नहीं, अब देखें ना, फ़ोन करने की हद तक वो गलत इसलिए नहीं था कि हमारा फैमिली इंटरेक्शन है ना। भट्टी साहब के घर हम जा रहे हैं, बाकी कुलीग से जा रहे हैं, उनका जो सन इन लॉ होगा, बेटा होगा, उनके साथ आपकी मुलाकात तो है, उस हद तक गलत नहीं है। लेकिन एक मिनिस्टर होते हुए मिनिस्टर के घर जजेस को बुलाना, दैट वाज नॉट प्रॉपर। तो मैंने उन्हें इनकार किया। मैंने कहा कि जी आप लोगों के, आपकी गवर्नमेंट के बहुत सारे केसेस मैं सुन रहा हूँ, तो मैं आपके घर खाने पे नहीं आ सकता। चीफ जस्टिस हाउस में चीफ साहब बुलाते तो मैं शायद आ जाता। तो मैंने इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी उस खाने में कोई 20-25 जजेस गए, और जिसका बाद में एक बहुत बड़ा इशू बना, और बाद में प्रॉब्ली लोग कहते हैं कि उसका उसने पॉलिटिकल फ़ायदा भी लिया। ये दिस रिस्ट्रेंट, दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, कि दिस रिस्ट्रेंट शुड बी इम्पोज्ड बाय एवरी जज ऑन हिमसेल्फ। क्योंकि जज होना जो है ये बहुत बड़ी पोस्ट ऑफ ऑनर है। और इसके साथ, अब पुराने ज़माने में आप सुनते होंगे, अब तो शायद वो पॉसिबल नहीं है, कि जजेस अखबार नहीं पढ़ते थे, जैसे किसी गैदरिंग में नहीं जाते थे, ताकि वो किसी ऐसी चीज़ से इन्फ्लुएंस ना हो। शादियों पे बड़ा वो रिस्ट्रेंट शो करते थे जाने में। अब वो शायद दौर नहीं है या लोग उस तरह नहीं करते, लेकिन रिस्ट्रेंट इस हद तक ज़रूर होनी चाहिए कि आप किसी ऐसी जगह ना आप हों जहाँ पे उसको स्पेकुलेट किया जा सके, और ना कोई ऐसा गैर ज़रूरी बंदा आपके चेंबर में या आपके ड्राइंग रूम में आए जिसको मौका मिले कि आपसे कोई ऐसी बात कर सके, या उसके जाने के बाद लोग कोई बात करें कि ये बंदा इनको मिल के चला गया। भट्टी साहब को मैंने एक दफ़ा, वो शहजाद अकबर साहब को जब मिले हैं, अभी उनका नाम अनाउंस हुआ था, तो मैंने चेंबर में जाके उन्हें कहा, मैंने कहा यू आर लाइक एल्डर ब्रदर। अभी उन्होंने ओथ नहीं उठाया था, तो या शायद उठा लिया था।
मैं कहा दिस इज़ नॉट गुड, न्यूज़ चल रही हैं, लोग दिखा रहे हैं कि जी वो आपके चैम्बर में जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। उन्होंने इससे क्या फ़र्क पड़ता है जी, बंदे को खुद पता होना चाहिए कि मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ। तो दिस वाज हिज पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, आपकी जो गुफ्तगू है वो अमीर हुसैन भट्टी साहब के ऊपर आ गई, वो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन आपके साथ हम ज़ाहिर अकबर नकवी साहब जिस तरह जज रहे उनके ऊपर हमने बात की। अभी लाहौर हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस तैनात हुई हैं, आपने उनके साथ काम किया है, तो क्या रिप्यूट है इनकी, क्या बैकग्राउंड है इनका? उनके मतलब मैं विद सर्टेनिटी ये कह सकता हूँ कि शी इज़ नॉट अप्रोचेबल। शी इज़ नॉट अप्रोचेबल। शी इज़ नॉट अप्रोचेबल। वो उनका जो अपना रेस्ट्रेंट वाली बात है ना, वो बहुत ज़्यादा है। और वो उनके कोई बंदा भी, शायद वकला के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा, जैसे वकीलों के साथ हम थोड़ा सा जो हमारे साथ पेश होते हैं या कुलीग्स रहे होते हैं, तो हम कोर्ट में भी थोड़ी गपशप लगा लेते हैं या रिलैक्स बात कर लेते हैं, या वो हमसे कर लेते हैं, या कहीं वो ओथ वगैरह इधर उधर मिलते हैं तो कोई जुमला कस देते हैं, उनसे मजाक चलता रहता है। लेकिन शायद ये वाली लेवरेज अब वकला को भी हासिल नहीं होगी विद आलिया नीलम एज चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। तो मेरा ख्याल है कि वो उनको अप्रोच करना और किसी बात के लिए कहना वुड बी अ डिफ़िकल्ट टास्क। अच्छा, जो हमने बतौर जर्नलिस्ट जो आलिया नीलम साहिबा के बारे में सुना है वो भी अच्छी बातें सुनी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम क्या जो अली बाकर नजवी जो सीनियर जज थे और एक और जज साहब थे उनको इग्नोर करना, ये कोई विजडम थी इसमें? अली बाकर नजवी भी तो एक ज़ाहिर सीनियर जज हैं, आल्दो कि उनकी ऊपर बड़े सवालात भी हैं कि वो बताया जाता है, यानी कि एक जिसे कहते हैं ना सीना गज़ट ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के बड़े पसंदीदा जज हैं। देखिए, मैं एक बात यहाँ पे ना, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, और सीनियरिटी वाला प्रिंसिपल जो है ना, ये कोई सिविल सर्विस नहीं है कि आप एक बैच से आए हैं और आपकी इस बैच को अब कंसिडर किया और ले गए। सुप्रीम कोर्ट इज़ अ फ्रेश अपॉइंटमेंट, चीफ जस्टिस इज़ अ फ्रेश अपॉइंटमेंट अमंग्स द जजेस, अवेलेबल जजेस। तो आपने वहाँ पे ये कैपेबिलिटी भी देखनी कि ये बंदा हाई कोर्ट चला सकता है कि नहीं चला सकता, और फिर ये वाली बात कि कितना इन्फ्लुएंस बर्दाश्त कर सकता है और कितना इन्फ्लुएंस में आ सकता है। मेरे नज़दीक, और ये मैंने ऊपर भी, मेरे जो ऊपर भाई बैठे हैं या जिनके साथ जब मेरी मुलाकात हुई है, तो मैंने उन्हें भी ये कहा, हमारे हाई कोर्ट में 3 चीफ जस्टिसेस के टाइम पे हाई कोर्ट का डिक्लाइन शुरू हो गया, स्टार्टिंग फ्रॉम सरदार शमीम साहब, उसके बाद ये आप गुज़िश्ता 10 साल की बात कर रहे हैं? मैं इन 10 सालों में ही बात कर रहा हूँ जी, 10 साल से पहले मुझे नहीं पता, और मुझे अब भी जो मैं बात आज की करूँगा वो भी ये आप कर रहे हैं 2013 से लेकर 2024 तक। 2020 ठीक, जितने, अब मेरा ख्याल है जो दौर था, अगर मैं चीफ जस्टिस की बात करूं तो बंदयाल साहब का दौर बड़ा, वो क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल वाला, रिस्पेक्ट वाला, हाई कोर्ट की जजेस में आपस में रिक्वेस्ट, सीनियर जूनियर का एक प्रोटोकॉल, और ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व हो रही थी। उसके बाद थोड़ा, मैं अगर तरतीब वाइज करता जाऊं, जी प्लीज़। उमर अता बंदियाल साहब के बाद अगर बात करें तो ख्वाजा इम्तियाज़ अहमद आए थे। ख्वाजा साहब आए थे, वो सेशन जज से आए थे। तो ख्वाजा साहब इज़ अ जेंटलमैन, मैं आपको बताऊं, वो बहुत इम्पोजिंग किस्म के जज नहीं थे, लेकिन उनके साथ उनकी टीम में 2 बंदे थे, एक मलिक मंजूर साहब थे, एक मंसूर अली शाह साहब थे। तो वो हाई कोर्ट को, क्योंकि चीफ जस्टिस को 2-4 अपने बंदों की अपनी टीम एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए, नॉट फॉर बेंच, मैं ये क्लियर करना मलिक चाहता मंजूर साहब बाद में चीफ जस्टिस भी मलिक बने ना? मंजूर साहब ने वहीं से जो पॉलिसीज़ शुरू की, मलिक मंजूर साहब फिर चीफ जस्टिस बने। मलिक मंजूर साहब के दौर में मैक्सिमम हमने वो जो नंबर है केसेस का वो हम नीचे ले आए थे। हम इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अभी कंफर्म जज नहीं था, तो चूँकि मेरी टैक्स की एक्सपर्टीज़ थी,
तो मुझे उन्होंने एक बेंच में बिठाया और मुझे कहा कि मुझे इतने केसेस डिसाइडेड चाहिए। मैंने कहा जी इस बेंच में जो है ना वो मैं तो बीइंग जूनियर जज वो जो केस डिसाइड करेंगे मैं वही लिखूंगा ना, तो इसलिए मैं इतनी डिस्पोजल नहीं हो सकती। तो कहते हैं तुम्हारा बेंच बना दूं, अभी मैं अनकन्फर्म जज हूँ। मैंने कहा बना दें, मैं कर दूँ। मैं ट्रिब्यूनल करता आया था, उन्होंने मेरे एज अनकन्फर्म जज मेरा बेंच बना दिया, डिवीजन बेंच। और हमने, मेरा ख्याल है कोई 2000 केस इनकम टैक्स का जो है हमने डिसाइड कर दिया था। और फिर उसके बाद आगे एजाजुल हसन नहीं हाँ एजाजुल हसन आ गए। एजाजुल हसन साहब के आने के बाद ना अगेन मेरा ख्याल है शायद उनके एडवाइज़र बहुत अच्छे नहीं थे, तो टीम चेंज हो गई। ये वो टीम थी जो पहले ऑपोजिशन में थी, वो इक़्तिदार में आ गई। ग्रुपिंग तो हर जगह होती है, तो वो इक़्तिदार में आ गई। तो वो इक़्तिदार में आके वो पुरानी पॉलिसीज़ और पुराने बंदों को थोड़ा तो कार्नर इनकी टीम कौन सी थी? इनकी मेनली वो खालिद खान साहब थे, अनवारुल हक जो बाद में चीफ बने, तो ये एक अलहदा ग्रुप था जिसने उस वक्त डोमिनेट किया। और ये उस वक्त मंसूर अली शाह को इग्नोर करते थे। मंसूर अली शाह साहब को कॉर्नर किया हुआ था उस वक्त। तो इनसे मेरा ख्याल है कि इस काम की वजह से, लेकिन एजाजुल हसन हिमसेल्फ इज़ अ जेंटलमैन, अगेन आई टेल यू। लेकिन उनके ऊपर भी बड़े इल्ज़ामात लगते हैं। आई डोंट नो उनके एज़ फार एज मैं उनको वकालत से जानता हूँ, CLM में थे, हमने केसेस अपोज एक दूसरे के भी किए हैं। और वह एज ए पर्सन मैं उनको जानता हूँ, एज ए कुलीग जानता हूँ। उनकी जजमेंट्स में मैंने आज कभी हाई कोर्ट में उनका अचानक रिजाइन दे देना, झोल दे देना नहीं, मैं एज चीफ जस्टिस डिस्कस कर रहा हूँ। मैं वो थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिवली थोड़े से इसकी वजह से या उस एडवाइसेस की वजह से इतने इफ़ेक्टिव नहीं थे। अच्छा, जस्टिस एजाजुल हसन के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह आए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो ज़ायरा हिस्सा हैं और चीफ जस्टिस भी हैं अगले, तो कैसा रहा उनका? मंसूर अली शाह साहब का पीरियड मेरे ख्याल में कि अगर कोई प्रोग्रेसिव काम हुए हैं हाई कोर्ट में हमारे एक पूरे मुल्क में, जो मैंने फ़ील किया एज ए लॉयर एंड देन एज ए जज ट्रिब्यूनल में भी, हमारे स्टेटस को इतना स्ट्रॉन्ग है। स्टेटस को का मतलब है कि जैसे चीज़ें चल रही हैं ना, इनको कोई छेड़ने को तैयार नहीं है, इसलिए कि इसका मेरे ऊपर फॉल बैक ना आ जाए, मलबा मेरे पे ना पै जाए, ठीक है ना। नोबडी टेक्स इनिशिएटिव। और जो स्टेटस को की कुव्वतें हैं उनको ये चीज़ ही पसंद है कि जैसे चलती जा रही है, हर बंदा एडहॉकिज़म पे काम करता है कि मैं अपना टाइम पे काम, ये वाला टेन्योर पूरा करूँ और मैं निकल जाऊँ, आने वाला देखे ये सारी प्रॉब्लम्स। ये अलमिया है मुल्क का जो मैंने नोटिस किया। मंसूर अली शाह साहब वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस जिन्होंने बहुत सारे प्रोग्रेसिव काम शुरू किए, और शायद उनका, दिस इज़ माय एनालिसिस, शायद उन्होंने इतने फ्रंट खोल लिए थे कि जिनको वो बहुत अच्छे तरह कंट्रोल नहीं कर सके, जिसमें एक लॉयर्स वाला फ्रंट भी था। तो नहीं, वकील किसी की एहतसाब के दायरे में ही नहीं आते। अगर उन्होंने वकील को अब जो गिरफ्तार करवाया तो मेरे ख्याल में दैट वाज, अगर उसने कानून तोड़ा तो जो वजह बनी जाने की, उनको ऊपर बुलाने की, वो जो पॉलिटिकल उस वक्त ये वकला का एक टर्माइल हुआ, उसमें वो शायद उनसे उस तरीके से, क्योंकि वो चल रहे थे प्रिंसिपल के मुताबिक, तो वो शायद उस तरह पॉलिटिकली हैंडल नहीं हुआ जिसको मंजूर मलिक साहब वाज केपेबल ऑफ डूइंग। उनकी ये क्वालिटी है कि वो चीज़ों को कर सकते थे। शाह साहब इदारे के लिए कुछ करना चाहते थे और उन्होंने बहुत सारे काम शुरू किए, और अभी उनके पास टाइम था कि वो उनको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उनको फिर पर्पजली ऊपर सुप्रीम कोर्ट बुला लिया गया। तो और ये बंदयाल साहब ने बुलाया नहीं, वो साकिब निसार साहब थे उस वक्त चीफ। तो उस वक्त वो इशू ये था कि वो एक नई बिल्डिंग थी, वहाँ पे उन्होंने कोर्ट्स को शिफ्ट किया। अब स्टेटस को इतना स्ट्रॉन्ग है कि वकला जो हैं वो एक जगह, एक कचहरी में आके उन्हें आदत पड़ गई है, उधर ऑफिस बना ली हैं वहाँ, और वो एक सेंटर ऑफ दी सिटी है, रश है, तो एक बहुत अच्छी बिल्डिंग मुल्तान में बाहर बनाई गई, वहाँ पे उसको शिफ्ट करना चाह रहे थे। मंसूर अली शाह साहब चाह रहे थे कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए,
वहाँ पे कुछ मिसमैनेज ज़रूर हुआ होगा। वकला भी माफिया है। वकला में अब तो माजरत के साथ माफियाज एंटर हो गए हैं। वकील माफिया नहीं होता। जो प्रोफेशनल वकील है ना, मैं आपको बताऊं, ही कैन नॉट अफोर्ड टू ऑफेंड कोर्ट। अदालत में जो भी बैठा हुआ है जज, वकील का काम है अपना ब्रीफ और लॉ बताना, क्योंकि स्टेक वकील का ज़ाती काम होता है, उसके क्लाइंट का होता है। और जज के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो वकील पसंद है या नहीं पसंद है, दैट शुड नॉट मैटर, क्योंकि स्टेक उसमें उस क्लाइंट का है। तो वो गुस्सा जज साहब का वकील पे इसलिए कि वो उन्हें पसंद नहीं है, या वकील का जज साहब को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करना, प्रोफेशनल वकील नहीं करता। अच्छा ये बताइए कि उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अनवारुल्लाह आए, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, उनका दौर कैसा रहा? उसमें मुदाखलत थी नहीं थी? वो भी अप्रोचेबल थे। वो भी अप्रोचेबल थे। मैं जब अप्रोचेबल कहता हूँ तो मैं करप्ट नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लोग उनको मिल सकते थे। उनके ऊपर वकला का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया था, और वो वकला उस वक्त एक बड़ी मूव चल रही थी जो शाह साहब के दौर में भी थी कि हमें हर जो डिवीज़न लेवल पे हाई कोर्ट का बेंच बना के दें। तो शाह साहब प्लेड वेरी वाइजली, वो इस पूरे इशू को ले आए फुल कोर्ट में, और फुल कोर्ट ने यूनानिमसली कहा कि नहीं, ये बेंचेस हम नहीं बनाएंगे या इसको डिसअप्रूव किया। वो उनके दौर में वो वाला इशू फिर खड़ा हो गया, और हमें ये एक खौफ आने लगा, या हमें ये हंच था कि शायद वो ये इसको फिर रिवाइव करके और वो बेंचेस बना दें। इसलिए थोड़ा उनको जजेस की तरफ से भी काफ़ी रेजिस्टेंस मिली उनके एडमिनिस्ट्रेशन में। अच्छा, सरदार शमीम साहब तकरीबन 2 माह वो चीफ जस्टिस रहे। नहीं, मेरा ख्याल ज़्यादा रहे, 2 माह। ज़्यादा रहे हैं 2 माह से मेरे ख्याल में। ज़्यादा सरदार शमीम खान साहब अबाउट अ ईयर 23 अक्टूबर 2018 को उनकी तैनाती हुई, और 31 दिसंबर 2018 को वो ख़त्म हुए। शायद मेरे पास जो पता नहीं डाटा है इसमें वो हो डाटा सकता है में, गलत ना अच्छा हो। मुझे मेरा ख्याल है थोड़ा पीरियड ज़्यादा था। सरदार शमीम एज चीफ जस्टिस जो है वो ठीक रहे, यानी वो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ में नहीं गया। उनका दौर कुछ अपॉइंटमेंट्स में ही पुट हिज फुट डाउन, कि वो कुछ लोगों को उन्होंने, जो हमने सुना था कि उस मुख्तलिफ तरह से उनके ऊपर प्रेशर था कि इनका नाम भेजा जाए, उसको उन्होंने रिपेल किया, और उन्होंने कहा कि इन लोगों को मैं नहीं भेजूंगा इनका नाम, और उसी वजह से उनके दौर में एलिवेशंस भी नहीं हुई। लेकिन कहीं ना कहीं अगेन उन्होंने अपना वो जो अप्रोचेबिलिटी वाली बात है ना, वहाँ पे वो वीक हो गए। और उनके दौर में पहली दफ़ा हमने लाहौर हाई कोर्ट को सुना, मीडिया में और दूसरे लोगों को कहते कि ये लाहौर हाई कोर्ट है। और उस वो आपको एक वाक़या याद होगा जब इन्होंने सैटरडे को बैठ के शायद हमजा शहबाज शरीफ की वो बेल ले ली थी, और वो नैब चढ़ी हुई थी उसके घर और के ये शायद ऊपर। उसी अभी देखे ना, वो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस भी वो है ना इस वक्त वो चीफ जस्टिस हैं। ये दुरुस्त है कि वो देख नहीं पाते, और वो जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे तो 2 दफ़ा उन्होंने अपनी आंखें भी बनवाई थी कि उनके यहाँ उनके आंखों का ऑपरेशन, वो श्रीलंका एक दफ़ा शायद उन्होंने वो इम्प्लांट कराई थी, लेकिन 2 दफ़ा वो श्रीलंका अपने आंखों के उसके लिए गए थे। लेकिन उसके बाद मेरे लिए ख़ुद उनके, क्योंकि वो उनकी एज अ जज परफॉर्मेंस थोड़ी लो इसलिए थी कि उनको ये देखने में पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। नहीं, तो ये जो उन्हें जो गिलगित बल्तिस्तान का चीफ जस्टिस लगाया गया, तो ये फेवर नहीं थी, ये नून लीग की गवर्नमेंट की फेवर थी। मेरे लिए तो बड़ी हैरानगी की बात थी जब उनको लगाया गया था कि आप उनको चीफ जस्टिस, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है। अगेन हमारे मुल्क में अगर आपने वाकई चीज़ों को ठीक करना है जुडिशरी को, तो जुडिशरी में आप देखें, मैं अब एक हैंडसम पेंशन ले रहा हूँ। हैंडसम पेंशन मीन्स कि मैं कुछ भी ना करूँ तो मेरा घर चलता है। लेकिन अगर मुझे अपनी रिटायरमेंट से पहले नज़र ये आए कि फ़लाँ जज साहब ने फ़लाँ लोगों को, फ़लाँ सेगमेंट को, फ़लाँ पार्टी को थोड़ी फेवर दी या सॉफ्ट कॉर्नर दिया, उसके बाद वो उस ट्रिब्यूनल में चले गए हैं, फ़लाँ जगह पे उनको री एम्प्लॉय कर लिया गया है, और ये मेरा ख़्याल है दिस इज़ समथिंग विच अगेन
is this affects the independence of judiciary. आप ये कह रहे हैं कि जजेस की रिटायरमेंट के बाद जो उनको दोबारा नौकरियां दी जाती हैं वो नहीं दी जानी चाहिए? मेरा ख्याल है 2-3 साल तक तो बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। री एम्प्लॉयमेंट पे टोटल बैन होना चाहिए 2-3 साल तक। क्यों? और दूसरा ये है कि आप यहाँ से हाई कोर्ट के जज रिटायर होते हैं और आप पूरे अपने बेनिफिट्स लेके घर जाते हैं। 2-3 माह बाद आपको रीअपॉइंट कर दिया जाता है किसी जगह पे, और फिर आप हाई कोर्ट के वही वाले पूरे पर्क्स और प्रिविलेजेस विद सैलरी आपको दोबारा इंटाइटल्ड हो जाती है। तो या तो आप वो वाले पर्क्स और प्रिविलेज विद सैलरी लें या आप पेंशन लें। इतनी बड़ी पेंशन और उसके साथ बेनिफिट्स का एक ही लॉजिक है, वो ये है कि जज को ये खौफ ना हो अपना काम करते हुए, डिसीशंस देते हुए, कि मैं अगर रिटायर हो गया तो मेरा क्या बनेगा, मेरी रोटी कैसे चलेगी, अच्छा, वैसे मेरा घर ये का। बड़ा पर्सनल सा सवाल लगता है, लेकिन आम आदमी की समझ के लिए हाई कोर्ट के एक जज की महीने की तनख्वाह और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस क्या होती है? देखिए, ये भी एक हाइप क्रिएट कर दी गई है। मेरा ख्याल है कि अगर एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है, प्रैक्टिसिंग लॉयर जो डिज़र्व करता है ऑन मेरिट्स हाई कोर्ट में आने के लिए, उसके लिए 12-13 लाख रुपया सैलरी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा, आम जज की तनख्वाह 12-13 लाख रुपया होती है? इतनी है। ठीक है। मैं तो आखिरी मेरा ख्याल मेरी वो किस्त भी जाती थी लोन की और सब कुछ कट कटा के, तो मुझे टेक होम, वो घर का किराया भी मैं GOR में रह रहा था, तो मेरी टेक होम तो 1 मिलियन थी, 10 लाख और कुछ रुपए थी जो मुझे मिल रही थी। जिनको ये नहीं मिल रही होगी, और जिनको पूरे मिल रहे होंगे, वो मेरा ख्याल 13 लाख मिल रही होगी। और पीछे 1-2 दफ़ा जो बढ़ाई है उसमें टैक्स की स्लैब इतनी ऊपर चली गई कि वो एक्चुअल ऑलमोस्ट, कहने का मतलब ये है कि 10-12 फॉर दैट मैटर 15 लाख रुपया भी अगर आप एक किसी जज को दे रहे हैं, तो उसने अपना उस वर्ड क्या स्टेटस के या वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो, अपने बच्चों को पढ़ाने के काबिल तो हो ना। बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। मैं आपको अपनी पेंशन भी मैं अपनी नहीं, पेंशन आपकी जो होती है वो उसकी 70% होती है या 80। अगर आपके 10 साल पूरे हो जाएं तो 80% ऑफ योर सैलरी, लास्ट ड्रॉन ही कह लें आप उसको, क्योंकि हमारे वो उसमें जो जुडिशल अलाउंस है वो भी शामिल होता है, कैलकुलेट होता है। तो वो लास्ट ड्रॉन का 80% अगर आपकी 10 साल है और 70% अगर आपकी 5 साल है या 10 साल से कम है, वो मिलता है। अच्छा, मैं आपको इस पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये अगेन बड़ी मिसकंसेप्शन है और जुडिशरी को बड़ा टारगेट किया जाता है कि जी इनको इतना ये पैसे ले रहे हैं, फलां कर रहे हैं। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मैंने जब तक तो ये इन्फ्लेशन नहीं थी, मैंने अपने एक बेटे को हर माह मेरी कोई 2-2.5 लाख की जो सेविंग होती थी, मैं उसके पाउंड ख़रीद लेता था और बेटे को मैंने बार करवा ली। मेरी बेटी का एडमिशन, उसने भी लॉ किया है, वहाँ पे LSE में UK में उसका एडमिशन हो गया। मैंने अपना घर शुरू किया हुआ था, सारी सेविंग मैंने वहाँ पे लगा दी और ये 10 लाख रुपया मुझे मिलता था, उसमें भी चीज़ें मेरे से मैनेज नहीं हो रही थी। तो बेटी से मैंने माजरत की, मैंने कहा बेटा या तो मैं कोई घर बेच दे देता हूँ या मैं रिज़ाइन दे देता हूँ ताकि वो पैसे आएँ, उससे मैं तुम्हें एडमिशन तुम्हारा करवा दूँ। मेरे पास मैं अब तुम्हें वहाँ पे नहीं पढ़ा सकता। और आप नहीं पढ़ा सके? मैं नहीं पढ़ा सका, वो नहीं गई, वो बाहर नहीं गई। अब वो अपना कोई और एग्ज़ाम वगैरह दे रही है, अब शी इज़ इन प्रैक्टिस। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आपके अगर आपने बच्चों को वाकई अच्छे तरीके से पढ़ाना है, जो आजकल का स्टैंडर्ड है, अगेन ये एक अलग बहस है कि एजुकेशन जो है वो बाहर की डिग्रियाँ बेहतर हैं कि लोकल बेहतर है, उसमें जाए बगैर आज मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूलों में पढ़े, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए। इस तनख्वाह में नहीं जा सकता, आज की इन्फ्लेशन में इस तनख्वाह में नहीं जा सकता। जजेस की तनख्वाह में और इजाफा होना चाहिए, मेरा ख्याल है। पहली बात है कि जजेस की अपॉइंटमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए और फिर उनकी तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए। अच्छा, मैं क्विकली अगर आप इसको कंपेयर करें ना उसके साथ, कॉरपोरेट सेक्टर के साथ, तो जो CEOs वगैरह बैठे हैं या अच्छी मैनेजरियल पोस्ट पे बैठे हैं, वहाँ पे कहीं भी 25 से 50 लाख की ब्रैकेट है उनकी सैलरीज की।
आपके मीडिया हाउसेज में आप देख लें, यहाँ पे भी सैलरीज का जो मैार, तो इसलिए ये इट्स अनड्यू क्रिटिसिज्म ऑन जजेस। अच्छा ये बताइए कि जस्टिस कासिम खान वो आए, जस्टिस कासिम खान साहब भी आए, मैं चीफ जस्टिस से ज़ाहिर है चीफ वो। जस्टिस थे, उनका दौर कैसा था? उनका शमीम साहब से ज़्यादा बुरा दौर था, ज़्यादा बुरा दौर, ज़्यादा बुरा दौर। मुदाखलत होती थी? मुदाखलत तो वो खुली किताब थे ना। अच्छा। हाँ, वो तो किसी से भी मिल सकते थे, वो तो मुल्तान जाते थे तो पीरों की तरफ भी अपनी गाड़ी लेके चले जाते थे, उनको कोई भी पॉलिटिशियन भी आके मिल सकता था। उनकी आपने अगर आपने रिसेंटली को देखनी है तो उनकी बेटी की शादी की आप वीडियो देख लें, वो मीडिया पे सारी चली थी। दुनिया का कौन सा ब्यूरोक्रेट और कौन सा पॉलिटिशियन है जो उनकी शादी पे नहीं आया था। तो आप अगर इतने ओपन हो जाएंगे और इतने एक्सेसिबल हो जाएंगे तो फिर आप, मेरा नहीं ख्याल कि वो आप जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिस जो शमीम थे उनकी तो दोबारा तैनाती हो गई, जस्टिस जो कासिम है इनकी अगर वो इतने खुले डुले थे तो इनको कुछ फेवर हुई या क्या? आई डोंट नो कि उनको अगर नहीं हुई तो क्या हो सकता है। लेकिन ये जितनी लेविश आप शादी बता रहे हैं, उनको शायद ज़रूरत भी ना हो। हाँ नहीं, लेकिन जितनी लेविश आप शादी बता रहे हैं तो कभी किसी टैक्स वाले ने इस बात का नोटिस नहीं लिया? टैक्स वाला कैसे ले सकता है? आई डोंट नो, मैं कोई इम्पोज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि जजेस एंड चीफ जस्टिस शुड नॉट बी अप्रोचेबल। अच्छा अब आते हैं जस्टिस अमीर भट्टी कासिम खान साहब के दौर में एक मैं इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ और ये मैं रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ फॉर माय एक्स कलीग्स इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कि हमारे इदारे में हर वो काम अपॉइंटमेंट से और बाकी चीज़ों से लेके होता है जो कि जिसके ख़िलाफ़ हम रोज़ रिटें इशू करते हैं। इन्होंने मुल्तान हाई कोर्ट बेंच में कुछ अपॉइंटमेंट्स की थी जी, मैं और वही गालिबन आपने वो सेट असाइड भी कर मैंने दी। सेट असाइड कर दी थी और वो जजमेंट या तो आप उस जजमेंट को रिवर्स कर दें कि मैंने गलत जजमेंट लिखी है। आज भी वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स हाई कोर्ट्स में और जितनी वायलेशन थी मैंने वहाँ पे 3-4 दिन में उस केस को कंक्लूड किया, क्योंकि अगर मैं उसको लंबा करता तो मेरा बेंच ही चेंज हो जाता। सिफारिशें थी या पैसे लिए गए थे या क्या? मुझे तो वहाँ इन लोगों ने, मेरे स्टाफ ने ये भी बताया कि यहाँ पे तो 3-3 लाख रुपया लेके पीएन को अपॉइंट किया गया और 3-3 लाख रुपए चीफ जस्टिस का नाम लिया जाता था। आई डोंट नो चीफ जस्टिस है या नहीं है, बट आपने इसको इतना लूज़ किया, आपने अपॉइंटमेंट के सिस्टम को, अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस नहीं कर रहा था, अपॉइंटमेंट वहाँ का सेशन जज कर रहा था। अब उस सेशन जज के को कोई खौफ नहीं होगा ना, क्योंकि ये भी तो मुल्तान के थे ना, मुल्तान साइड के थे। मुल्तान के, ये भी मुल्तान के, सरदार शमीम साहब वहाँ के हैं, बहालपुर के हैं, अगेन भट्टी साहब फिर मुल्तान के हैं। तो इन्होंने यानी वो वाली अपॉइंटमेंट्स में पूरी इरेगुलरिटीज़ को करके वो मैंने सारी अपॉइंटमेंट सेटिसाइड की और पूरे पंजाब की अपॉइंटमेंट्स को कहा कि इन रूल्स के मुताबिक रिव्यू किया जाए और एसी को मैटर भेज दिया। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी जो है दैट इज़ द एपेक्स बॉडी ऑफ हाई कोर्ट, तो आपने अगर मैटर, मैंने तो किसी को रीअपॉइंट नहीं किया था ना, तो आप वहाँ पे देख के या उसको ड्रॉप कर देते मेरी रिकमेंडेशन को, या आप जो है मेरी जजमेंट को सेटिसाइड कर दें। अब उसको 2 मेंबर बेंच बैठाए, उस वक्त के चीफ साहब ने उसको सस्पेंड कर दिया, कासिम साहब, वो आज भी सस्पेंड पड़ी हुई है। अब ऐसी जजमेंट्स का हाल ये होता है कि वो ना सेटिसाइड होती हैं, ना वो सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं, ना वो दोबारा लगती हैं। अच्छा अमीर भट्टी साहब अगले चीफ जस्टिस आए और अमीर भट्टी साहब के बारे में जब ये चीफ जस्टिस थे तो उस वक्त हम सुना करते थे कि पीटीआई की तरफ से इनकी बड़ी इनकी जो जिसे कहते हैं झुकाव है, क्योंकि इनके जो सन इन लॉ हैं अली अफजल शाही वो पीटीआई के थे। आप एक वाक़या तो आपने भी सुना दिया। आप लोगों को जब आप अपने चीफ जस्टिस के साथ बैठते थे तो आप फील नहीं करते थे, कभी किसी ने कहा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पीटीआई की साइड लेते हैं या उनकी तरफ झुकाव है इनका? मैं तो अक्सर कहता था, मैंने तो आपको पहले बताया कि अभी उन्होंने चीफ जस्टिस बने ही थे तो मैंने तो मुलाकात करके उन्हें कहा कि जी ये आप जो शहजाद अकबर को मिले हैं दिस इज़ नॉट गुड, मीडिया उसको दिखा रहा है, ये इम्पार्शलिटी और ये रिस्ट्रेंट, क्योंकि इन्हीं लोगों ने हमारे हाई कोर्ट के सामने होना है। तो
उन्होंने बहरहाल मेरी बात को इतना सीरियस नहीं लिया। उन्होंने कहा जब मैं स्ट्रॉन्ग हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई अच्छा, मुझे ये बात दुरुस्त है कि जब इंतखाबात हो रहे थे जिसमें इनके सन इन लॉ अली अफजल शाही ये फैसलाबाद की किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े थे, तो ये वहाँ पर चले गए थे और सुना है हफ्ता डेढ़ हफ्ता वहाँ पर बैठे रहे। मैंने भी अखबार में ही पढ़ा सुना है, मुझे आई डोंट नो, मैं फिज़िकली आई एम नॉट प्रिवी टू दिस इंसिडेंट, लेकिन मेरा ये परसेप्शन ये, और ये तो नज़र भी आ रहा है ना सामने कि अमीर भट्टी साहब ने वो अपने दामाद को यहाँ पे पीटीआई में, वो चूँकि एक पॉलिटिकल फैमिली से था, तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों को लूज़ रखा जैसे उसको अब उस पॉलिटिक्स में फ़ायदा हुआ या फ़ायदा होता रहा। तो पहले फिर ये टिल्ट जो है उस तरफ गया और केसेस भी लगते थे मखसूस बेंचेस के बाद। मैं बात इधर मीडिया पे नहीं कह रहा हूँ, मैंने जजेस में बैठ के चाय पे अमीर भट्टी साहब के मुंह पे ये बात की। जब आपको याद होगा कि एक क्लिप में मेरा नाम लिया गया, वो मैं उसकी तरफ आऊँगा, मैं हाँ जी आऊँगा। तो मैंने ये वाली बात जो है भट्टी साहब को वहाँ कही, मैंने कहा जी आपके दामाद के मुतल्लिक बात होती है और आपको फ़र्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। मेरा अगर कोई देखें, अगर मेरे बेटे ने कुछ किया है या मैंने कुछ किया है, मेरे ख़िलाफ़ 209 की कार्रवाई शुरू करें, मेरे बेटे के ख़िलाफ़ FIR करवाएं। अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो मैं आई वोंट अलाउ कि मीडिया मेरा नाम किसी वजह से ले और मेरे रिलेटिव, मेरे दोस्त जो हैं उनको वो फॉरवर्ड करें और वो मुंह छुपाते फिरें। अच्छा, शहजाद घेबा ये अभी चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, आपके कलीग रहे, अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये कैसे जज थे? शहजाद घेबा साहब ने ज़्यादा तो क्रिमिनल का ही उनका है अपने काम में, ही इज़ अ गुड जज, बड़ी देर से कर रहे हैं, ही इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग मेरी तो उनसे मेरा ताल्लुक़ ज़ाती जो है वो वकालत से है। जब मैंने मेंबर एग्जीक्यूटिव का इलेक्शन लड़ा था तो पिंडी में मैं इन्हीं के चैम्बर में पहले आया था। अमीर भट्टी और शहजाद घेबा का कंपैरिजन क्या है? पोल अपार्ट, बिल्कुल मुख्तलिफ। पोल अपार्ट। वो आप एक कॉर्नर पे हैं 180 डिग्री पे और ये दूसरे कॉर्नर पे हैं। अमीर भट्टी साहब के ऊपर रिश्वत लेने का भी इल्ज़ाम रहा है? सुना तो यही है, लोग तो यही बातें करते हैं। यही मेरे पास भी वही इंफॉर्मेशन है जो आपके पास मीडिया से है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास भी कोई नहीं। लेकिन ये वाली बातें फिर वो तो इसी ने कर दी ना जिसके अब हम बात कर रहे हैं, वो मोहम्मद खान भट्टी ने ये वाली बातें कर। अब आ जाते हैं मोहम्मद खान भट्टी के ऊपर भी। मोहम्मद खान भट्टी परवेज़ लाई साहब के सेक्रेटरी थे, उन्हें एक क्लर्क से लेकर सेक्रेटरी तक बनाने में उनका बड़ा रोल था। उनको गिरफ्तार कर लिया गया, फिर उनकी एक वीडियो आई, उस वीडियो में आपका नाम भी आया। ये क्या कहानी थी? अमीर हुसैन भट्टी साहब जो हैं, नहीं अमीर हुसैन नहीं, मोहम्मद खान भट्टी साहब जो थे ना, मैंने आपको बताया कि मैं स्पीकर का वकील एक दो केसेस में था। तो उन्हीं दिनों में ये जब नून लीग की गवर्नमेंट आई, परवेज़ लाई साहब की गई, तो ही वाज सेक्रेटरी पंजाब असेंबली। इसको उन्होंने रिमूव कर दिया। इसकी रिमूवल जो इन्होंने चैलेंज कर दी हाई कोर्ट में, तो मैं आई वाज अगेन काउंसिल फॉर द स्पीकर इन दैट केस। मैंने उसको अपोज किया, हाई कोर्ट से मेरे फेवर में हो गया और सुप्रीम कोर्ट जाके, वो उस वक्त डोगर साहब की कोर्ट थी ऊपर, तो उन्होंने उसको रिवर्स कर दिया। तो इनके अपॉइंटमेंट में मेरा पहला इंटरेक्शन मोहम्मद खान भट्टी साहब से ये है। पर मोहम्मद खान भट्टी एज अ पर्सनैलिटी, उसने मेरे से कभी भी रास्ते में भी मुलाकात अदालत में हुई है ना, तो वो झुक के सलाम करता था और बड़ी इज़्ज़त से मिलता था, इवन दो कि मैं उसका अपोजिंग वकील था। और पहला तो ये वकालत तक ये इंटरेक्शन था। वकालत के बाद जब मैं GOR में जज बन के GOR आया हूँ, तो ये भी GOR रहता था, तो मेरा मुलाकात इनसे हो जाती थी जिम में या कहीं आते जाते। फिर मेरे बेटे ने बताया कि जी ये उनका मोहम्मद खान भट्टी साहब का जो बेटा है वो उनकी क्लास में नहीं है, बैच में है, तो उनकी भी मुलाकात होती है। तो ये वाला उनके साथ मेरा इंटरेक्शन था। तो ये सारी स्टोरी जब उन्होंने बताई मज़ाहिर नकवी साहब की और अमीर भट्टी साहब के दामाद की, और ये सारा कुछ बताने के बाद एंड पे वो एक सवाल करते हैं, जो भी साहब थे, उन्होंने कहा कि जी इसके अलावा किन जजेस के साथ आपका ताल्लुक़ है? तो उन्होंने 2 जजेस का नाम लिया, एक मेरा
लिया और उन्होंने कहा जी उनके बेटे के साथ मेरा बेटा जो है क्लास फेलो है। दूसरा उसने लिया शाहिद करीम का। अब मैं और शाहिद करीम लाहौर हाई कोर्ट में जो है बहुत टफ़ टाइम देते थे गवर्नमेंट वगैरह, यानी डिसीजन करते हुए वो भी नहीं घबराता था, मैं भी नहीं घबराता था। जो डिसीजन शाहिद करीम बनता तो अभी भी शाहिद करीम साहब तो अभी भी अपनी प्रूडेंस के मुताबिक कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। फैसला गलत हो सकता है, सही हो सकता है। नहीं, शाहिद करीम साहब की भी बड़ी अच्छी आपका, रिप्यूट हाँ। हमारे जो साथी हैं वो बताते हैं, बड़ी अच्छी repute प्रॉबेबली हमारा नाम उन्होंने शायद लिया या दिलवाया गया इसलिए कि ये वो जो एक सस्पेंस पे स्टोरी ख़त्म करते हैं ना कि अगली स्टोरी जो है अगली किस्त में इसकी डिटेल भी आएगी। तो मैंने तो अगले दिन चाय पे जाके मैंने भट्टी साहब को, शहजाद गेबा साहब भी बैठे थे सारे, मैंने कहा जी आप इसको टेकअप करें, अदरवाइज़ मैं ये इज़्ज़त के लिए जजी कर रहा हूँ, मैं इस काम यहाँ पे बैठ के मैं ख़ुद को, अपनी फैमिली को इस किस्म की सिचुएशन में नहीं लाना चाहता। या मैं रिज़ाइन कर दूँगा या मैं ख़ुद किसी केस में इसको टेकअप कर लूँगा। फिर उन्होंने कहा कि जी हम एसी में डिस्कस करेंगे। मैंने उन्हें कहा कि आप 5 का बेंच बनाएं या सीनियर 7 जजेस का बेंच बनाएं और इसी खबर पे उसको बुलाएं और पूछें कि ये किसने रिकॉर्ड की है और इसकी एविडेंस क्या है, ये सारी बातें जो कर रहे हैं। भट्टी साहब ने तो वो नहीं किया और उन्होंने यानी एसी में ले गए और फिर मुझे बताया गया कि जी वो उमरता बंदयाल साहब से ही बस सीजेपी उनसे पूछा है तो उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई काम ना करें। मैंने उमरता बंदयाल साहब से रिकन्फर्म किया बाद में ना, जब रिटायरमेंट के बाद जब मैं मिला हूँ, वो कहते हैं मेरे से तो किसी ने इस तरह की बात नहीं पूछी। अब ये वो वहाँ पे मैंने भट्टी साहब को ये दोनों चीज़ें मुंह पे कन्फ्रंट की। मैंने कहा जी आपके दामाद पे सारे इल्ज़ाम लग रहे हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता होगा लेकिन मुझे बहुत फ़र्क पड़ता अच्छा, है। और आप पे ये इल्ज़ाम भी है कि आप मखसूस बेंचेस के पास लगा रहे हैं। और मैंने फिर ये सवाल भी किया, मैंने कहा जी ये 3-4 जजेस इन्हीं के पास केस लगता है, इन्हीं का बेंच बनता है जब भी कोई पॉलिटिकल केस आता है, तो बाकी जजेस भी तो उनसे सीनियर हैं। 3-4 जजेस से जिनका चलें वो बेंच छोड़ दें, वो बनता सारे सबको पता है, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, बट एवरीबडी नोज़ के उस वक्त इनके पास केसेस लगते लेकिन क्या ये दुरुस्त है कि उस वक्त एक इम्प्रेशन था कि जो बाकर नजफी साहब हैं ये जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको रिलीफ देते थे और ये एक इम्प्रेशन सा है, मैं उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये इम्प्रेशन ये हमने भी फील किया कि भट्टी साहब ने भी, जितने भी एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट ख़ास तौर पे अगर कोई केस आ जाता था तो वो लगता सिर्फ नजफी साहब के पास ही था, किसी और के पास नहीं जाता था। उससे भी पहले भी ये मेरा ख्याल है सिर्फ शहजाद गेबा साहब के दौर में नहीं लगा होगा, या उससे पहले वो इतने सीनियर भी नहीं थे। तो अभी जो उनको इग्नोर किया गया, चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया, उसकी वजह ये मैं कुछ नहीं कह सकता जी, सुना यही है कि शायद यही वजह है, लेकिन दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। मैं आपको बताऊं, मेरे तीनों कुलीग हैं, ठीक है। शुजात अली ख़ान भी से शायद मेरा फैमिली का ताल्लुक़ भी है, और ये बाकर नजफी साहब मेरे वकालत से बड़े अच्छे दोस्त हैं। इनके साथ इतना इंटरेक्शन नहीं था। आलिया नीलम साहिबा से सीजेपी हैं, सीजे हैं, तो लेकिन देखें मैं प्रिंसिपली मैं सीनियरिटी प्रिंसिपल का कायल नहीं, क्योंकि ये वो पोस्ट नहीं है कि आपने जो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी पे आप कहें कि जी ये बंदा काबिल है या नहीं है, क्योंकि इतनी देर इसने सर्व कर दिया तो इसको यहाँ पे बैठा दें। आपने पूरी हाई कोर्ट चलानी है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जिस तरीके से इन दो बंदों को इग्नोर किया गया या मीडिया के आगे और लोगों के आगे स्पेकुलेशन के लिए फेंक दिया गया है, दैट इज़ अगेन रॉन्ग। देखिए ना, आप एक क्राइटेरिया बनाएं कि ये बंदा कि पहली बात तो ये कि ये पहली दफ़ा हुआ है इसलिए शायद ज़्यादा डिस्कस हो रहा है कि किसी भी कैपेबल बंदे को अमंग्स 5 या अमंग्स 10 या अमंग्स 3 आप उसको चीफ लगा सकते हैं। अगर ये रूटीन की प्रैक्टिस होगी तो देयर विल बी नो हार्ड फीलिंग। हर किसी को पता होगा कि कौन बंदा ज़्यादा कैपेबल है इस पोस्ट के लिए, और इनमें से कोई भी एक बंदा लग सकता है। तो फिर वो वाला बोझ नहीं आएगा कि जी अब उनको रहना चाहिए या रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी अलाउ करता है और रिक्वायरमेंट भी यही है कि मोस्ट सूटेबल पर्सन शुड बी
चीफ जस्टिस हु शुड बी एबल टू रन द हाई कोर्ट। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपसे मैंने पूछा कि इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करती है या नहीं, आपने बताया तरीके से कि बेसिकली आपसे रब्ता होता है, लेकिन ये इट्स अप टू यू कि अगर आप रब्ता करते हैं तो फिर आगे बढ़ रहा है मामला। ये बताएं कि बिजनेसमैन बड़े वो भी रब्ता करते हैं, मीडिया वाले भी रब्ता करते हैं? देखें एजाज भाई, जो राब्ता है ना, अब मैं दुनिया से ये केस के फैसले के ऊपर ना मैं रब्ता तो देखें ना। मैं अर्ज करना, मैं ये चाह रहा हूँ, एक तो मैं ये बता दूँ कि मैं आपके बहुत ज़्यादा इसरार पे मैं एग्री जी, किया ऐसे ही, है कि बिल्कुल, नहीं। मैं आके, और आपका जिस चीज़ से मैं कन्विंस हुआ हूँ कि पीपल शुड नो, हमारी यूथ को कम से कम पता चलना चाहिए कि ये सिस्टम चल कैसे रहा है और इसको चलना कैसे चाहिए। कुछ मिसपरसेप्शन हैं जिसको पॉलिटिक्स में बहुत यूज़ किया जा रहा है अबाउट द जुडिशरी, विच शुड नॉट बी देयर। तो मैं इसलिए एग्री किया। अब मैं आपका ये जो सवाल है ना अप्रोच वाला, अप्रोच ये है कि आप देखें, मेरे जब मैं जज था उससे पहले भी 1000 से ऊपर कॉन्टैक्ट्स थे मेरे फ़ोन बुक में, जज के बाद भी उतने ही थे, वो सब लोग मेरी कॉन्टैक्ट बुक में थे, लेकिन मुझे कोई किसी की, क्या वर्ड यूज़ करना चाहिए, हिम्मत नहीं थी या जुर्रत नहीं थी या रिस्पेक्ट थी कि वो मुझे डायरेक्ट मैसेज, एक्सेप्ट ईद मुबारक के या उसके, मुझे कोई डायरेक्ट फ़ोन करके कोई बात नहीं करता था। मेरे चैम्बर में मेरे बड़े क्लोज़ दोस्त नहीं आते थे। और अब आपका राब्ता किस तरह होता है? राब्ता हमारा होता है, हमारे लॉ ऑफिसर्स होते हैं जिनके ज़रिए हमें मैसेज तरीके से कन्वे करने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट का, या मेरे जो क्लोज़ दोस्त हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, जिनको मैंने कुछ दोस्तों को अपने नॉट बिफोर किया हुआ था, जो मेरे पास पेश नहीं होते थे, मेरे चैम्बर में आते थे, हम गपशप करते थे उनके साथ, तो उनके ज़रिए, मेरे रिश्तेदारों के ज़रिए वो फिर लोग आपको, यानी मैंने एक शुगर का केस किया, बड़ा उसकी भी हाइप क्रिएट हुई थी रमज़ान बाज़ार वगैरह में, जिस तरह चीनी बेच रहे थे, और फिर जो वो स्कैम हुआ था, वो मैंने पूरे रूल्स बना के एक तरीका शुगर की प्राइस फिक्सेशन का बीइंग एसेंशियल कमोडिटी रखा। उसकी हेयरिंग के दौरान मेरी वालदा तक लोगों ने अप्रोच किया। हाँ जी, कुछ बताएंगे कौन थे अप्रोच और कर रहे थे? उसके बाद मेरे छोटे भाई को भी अप्रोच किया मेरे, यानी इस तरीके से उन्होंने करके कि जी वो इस केस में जी थोड़ा सा हौला हाथ रखें। और अच्छा, एक साहब थे मियाँ मिठू, उनका नाम है साबर मिठू, मियाँ मिठू भी उन्हें कहते हैं। साबर मिठू साहब जो हैं, उनका ताल्लुक था फार्मर आर्मी चीफ से। मैं नहीं कहता हूँ कि फार्मर आर्मी चीफ जो बाजवा हैं, जनरल बाजवा, उन्होंने उनको कहा होगा, क्योंकि जब किसी से रिश्तेदारी हो जाती है तो लोग अपने तौर पे भी राब्ते करते हैं, और उनका उसका जो इल्ज़ाम है वो उस ओहदेदार के ऊपर लग जाता है। साबर मिठी साहब के हवाले से भी कहा जाता था कि वो जजेस को अप्रोच करते थे, आपको कभी अप्रोच किया? मेरा तो साबर मिठू से ये ताल्लुक़ है जी कि मेरे वालिद साहब और साबर मिठू के वालिद साहब फर्स्ट कज़न्स थे। ठीक। जब उन्होंने महकमा जंगलात से रिटायरमेंट ली तो एक डान ऑटो उन्होंने बनाई थी मॉन्टगमरी रोड पे, तो मेरे वालिद साहब अपनी गाड़ी वगैरह ठीक कराने मुझे भी साथ ले जाते थे, उधर बैठे रहते थे। तो मिठू यूज़ टू असिस्ट हिज फादर देयर। तो ये तो मेरा मिठू से ताल्लुक़ था इनिशियली, जो हमारी ये ताल्लुक़। फिर उसके बाद मैं वकालत में आ गया। मिठू साहब ने बड़ी तरक्की की उसमें, बिज़नेस में भी, फिर ये दूसरी तरफ आते गए, तो हमारी मुलाकात कभी कभी होती थी, बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। फॉर्मली ही केम टू मी फर्स्ट टाइम मिठाई वगैरह के साथ जब मेरी कंफर्मेशन हो गई, जब जज बन गया, जज कंफर्म हुआ आफ्टर 2 ईयर, तो ये फिर मेरे पास मिठाई वगैरह लेके आए। मैंने अपने बेटा जो बैरिस्टर है, मैंने उसको भी बताया, मैंने कहा मुझे नहीं याद कि ये मेरे वालिद साहब के जनाजे पे भी आया था। ठीक है ना, तो अब इसका फ़ोन आया कि मैं आपको मुबारक देने आना चाह रहा हूँ, तो उसको मैंने साथ बिठाया। उसको मैं साथ इसलिए रखता था कि दुनिया को समझना चाहिए कि कैसे, तो वही बात हुई कि उसने बैठ के, अभी बाजवा साहब चीफ़ नहीं बने थे, लेकिन मुझे पूरी स्टोरी उसने बताई कि ये चल रहा है। राइल शरीफ साहब जा रहे थे, तो उसने कहा कि जी बाजवा साहब हमारी बात हो गई है, चीफ़ बन जाएंगे।
अच्छा, साबिर मिट्ठू ने जनरल बाजवा की तैनाती से पहले आपको बता दिया कि ही इज़ आर्मी चीफ, हाँ, उनका जी वो एक्सपेक्टेड है, हमारी बात हो गई है वो और उनकी बात किससे हुई थी? आई डोंट, मुझे नहीं पता। बहरहाल मुझे उन्होंने, ये तो वो मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे ना अब आके, तो फिर वो जाते हुए एक केस में मुझे उन्होंने सिफारिश भी बता दी कि वो आपके पास केस लगा हुआ है। बहरहाल मैंने उसको, सिफारिश को तो इग्नोर किया, मैंने केस भी नहीं पूछा और वो चले गए। फिर इनका कभी कभी मुझे मदीना से मैसेज आ रहा है, उधर से आ रहा है, एक दफ़ा मुझे फ़ोन करके पूछते हैं। फिर ये बन गए, बाजा साहब आर्मी चीफ बन गए। मैं साबिर की बेटी की शादी पे गया, वहाँ पे इन्होंने मेरी बाजा साहब से मुलाकात भी वहीं पे गैदरिंग में करवाई कि ये मेरे कज़न है, हाई कोर्ट के जज हैं, और ये हो गया। फिर इन्होंने मुझे एक दो दफ़ा फ़ोन करके पूछा कि मुझे शाहिद भाई कहता था, शाहिद भाई मैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते की कर सकना। मैं कहा यार मैं हाई कोर्ट का जज हूँ, तू मेरे साथ लिए क्या कर सकता है? मैं, मुझे प्रेसिडेंट तो नहीं ना तू लगा सकता, तुम हाई कोर्ट, अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है मुझे मैक्सिमम। फिर इसने मुख्तलिफ, फिर कभी कभी फिर इसने ये काम शुरू कर दिया कि जो फ़लाँ केस आपके पास लगा, फ़लाँ लगा। फिर मैंने इसको थोड़ा सा सख्त मैसेज भिजवाया, उसका रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो ये व्हाट्सएप मैसेज बंद हो गए। तो ये वाले जब शुगर के केसेस लगे हैं, तो फिर मुझे ये वाला, मेरा भाई ने मुझे पैगाम दिया कि जी वो साबिर का फ़ोन आया था, तो वो कह रहा था कि जी वो जो वकील साहब पेश हो रहे हैं उनका नाम लेके, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं उनको बड़ा टफ़ टाइम दे रहा हूँ, तो वो उनके छोटे भाई हैं, तो आप काइंडली उन पे हाथ हौला रखें। अब वो वकील साहब को मैंने चैम्बर में बुला लिया, मैंने कहा तुम्हारी इस तरह सिफारिश आई है, मैंने कहा हैव यू एवर परसीव्ड, कहीं से तुम्हें ये फील हुआ है कि मैं अप्रोच होता हूँ और मैं इस तरह तुम कहलवाओगे तो मैं इस केस में तुम्हें फेवर करूँगा? तो वो माफ़ियाँ मांगना शुरू हो गया। फिर उसने मुझे पूरा वाक़या बताया। उन्होंने कहा जी मैंने उनको मना किया था कि जज शाहिद जमील को आपने फ़ोन नहीं करना, और वो अपनी मर्ज़ी से केस चला रहे हैं, लेकिन मेरे बैठे हुए एक शुगर मिल के हमारे जो टाइकॉन हैं उनका उनको फ़ोन आया था, और उन्होंने कहा कि यार मैं कुछ करना था बसना। फिर उन्होंने मुझे बुला के मशवरा, मेरे से मशवरा किया, तो कहते मैंने उनको मना किया था, लेकिन उन्होंने फिर भी आपको ये पैगाम भिजवा दिया, तो आई एम नॉट इन इट। फिर मैं एक दिन वालदा से मिलने गया, तो मेरी वालदा ने भी यही, वो मिट्ठू के रिलेटिव्स में से किसी बंदे ने उनको फ़ोन किया कि मैं बड़ी सख्ती कर रहा हूँ, तो मैं ज़रा हाथ होला रखूँ उनको। फिर उनकी तरफ से मुझे मैसेज मिला। तो ये है वो तरीका जिससे आपको अप्रोच किया जा सकता है। जी, मैं सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक, अच्छा शाहिद भाई, मैं आखिरी बात पूछता हूँ, काफ़ी लंबी आपसे गुफ्तगू की, ये जितनी भी आपने कहानियाँ, बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ा शुक्रिया आपका कि आपने बताई ये बातें जो लोगों को पता लगनी चाहिए कि किस तरीके से जुडिशरी हमारी लाहौर हाई कोर्ट बिलखसूस वो काम करती रही है। क्या लाहौर हाई कोर्ट में लोगों को इंसाफ मिल रहा है? इंसाफ मिल रहा है। मैं आपको ये बताऊं, जो ये रिट जुरिस्डिक्शन है ना, पूरी दुनिया में इस तरह की जुरिस्डिक्शन नहीं है। आप 500 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आज भी किसी लेजिस्लेशन को चैलेंज कर सकते हैं, बड़े से बड़े ब्यूरोक्रेट को पार्टी बना के अदालत में बुलवा सकते हैं, और यहाँ पे अगले दिन वो आप केस आज फाइल करते हैं, सुबह लगा होता है। इतनी अर्जेंट्स है। मैं शुरू में समझता था ये फ्रिवलस लिटिगेशन है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है नीलम साहिबा, उनके सामने जो सबसे बड़े 3 चैलेंजेस हैं आपकी नज़र में वो क्या है? नहीं, मैं ये बात पहले आपकी इजाज़त से कंप्लीट कर लूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये परसेप्शन गलत है कि अदालतें इंसाफ नहीं दे रही। अब केसेस को कैटेगराइज करें कि एक है आम आदमी का केस, रोल जो है अदालत का, अदालत एपलेट कोर्ट है, अदालत कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, ठीक है जी। अब एपलेट कोर्ट में नीचे से केसेस आने हैं, तो उसका वो पूरा एविडेंस देखना और वो उन केसेस में डिले होता है। हमारा ओवर ऑक्यूपाई कर लिया है पूरे जुडिशल सिस्टम को रिट जुरिस्डिक्शन ने, वो इसलिए कि एग्जेक्टिव परफॉर्म नहीं करती है। और मैंने खुद अदालत में बैठ के इन ऑफिसर्स को बुला के खड़े करके लोगों के काम करवाए हैं,
और मेरा ये बिलीफ है कि डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में, एसडीओ के ऑफिस में और इस तरह के ये जितने पब्लिक एक्सेस के ऑफिस हैं, कोई बंदा वॉक इन करके इन लोगों से मिल नहीं सकता। फिर वो रिट जुरिस्डिक्शन इन्वोक करते हैं और फिर उन लोगों को इंसाफ मिलता है, और ये इंसाफ मिल रहा है तो आपका सिस्टम चल रहा है। अगर ये ब्यूरोक्रेसी किसी से डरती है तो वो लाहौर हाई कोर्ट है, पंजाब की बात कर रहा हूँ। इसलिए ये कहना कि वो इंसाफ नहीं दे रही, आप जितना जुडिशरी को गेज करते हैं ना, वो पॉलिटिकल केसेस में करते हैं, क्योंकि वो मीडिया में आ रहे हैं, उस पर बात हो रही है, उस पर बेंच बन रहे हैं। ये बदकिस्मती है, ये मैं मानता हूँ कि हमारे कुछ देर से प्रिडिक्टेबल बेंच बन रहे हैं। हमें पहले पता चल जाता है अगर ये बेंच बना तो ये फैसला आएगा, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। इसको एड्रेस करना पड़ेगा हमारी जुडिशरी को। तो ये कहना कि इंसाफ ही नहीं दे रहे, और शायद वो सुबह आते हैं और आके खाना शाना खा के सो जाते हैं और फिर शाम को गाड़ी में बैठ के, एक जज सुबह 9 बजे से लेके, मैं कभी मगरिब से पहले नहीं गया था, मेरी फाइलिंग कंप्लीट ही नहीं होती थी, हर चीज़ को साइन करके आपने सुनना है, अंदर आके आपने ऑर्डर लिखाना है, ऑर्डर की करेक्शन भी आपने खुद करनी है, फिर आपने साइन भी खुद करने हैं। ये एक जज कर रहा है, नीचे सिविल जज से लेके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जज तक। लोगों को इंसाफ मिलने में ताखीर होती है, वो आपके चीफ सिस्टम जस्टिस की, है, जी जो जी। चीफ जस्टिस है, वो क्या ऐसा इकदाम करें कि लोगों को तेज़ी से इंसाफ मिले? देखें, उसमें अगर हम आइडलाइज करेंगे ना ब्रिटिश सिस्टम को, तो मैं एक डेलीगेशन में हम बरतानिया गए, सुप्रीम कोर्ट से लेके उनके नीचे तक का पूरा सिस्टम देखा। वहाँ पे एक क्राउन कोर्ट के जज के पास टोटल 10 केस लगे हुए हैं। 10 केस में से 2 में, बाकी में कोई प्रोसीडिंग्स है, 2 केस हैं जो मेनली उस दिन उन्होंने फिक्स की हैं सुनने के लिए, और उस दिन उन्होंने वो सुन लेने हैं, वकील को भी पता है और इनको भी पता है। लेकिन वहाँ पे वॉल्यूम फाइलिंग ऑफ केसेस इतनी ज़्यादा नहीं है। मैंने एक सेमिनार में जाना था, वो मैंने रिसर्च की, गूगल से देखा और अपना डाटा मंगवाया। जितने हम जुडिशरी हमारी हर साल केस डिसाइड करती है ना, उतनी फाइलिंग है। अब फाइलिंग नहीं रुक रही है। लोगों का जब एग्जेक्टिव परफॉर्म नहीं करेगी, लोग आपस में एक इंसाफ देना सिर्फ अदालत का काम नहीं है, आपका अपने घर में इंसाफ करना, अपने रिश्तेदारों के साथ इंसाफ करना, ये भी आपकी प्राइमरी ड्यूटी में शामिल है। जब हमारे मुआशरे में से इंसाफ ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये सारे अदालतों का रुख करेंगे ना। तो वॉल्यूम ऑफ फाइलिंग ऑफ केसेस इज़ द प्रॉब्लम, डिसीशन प्रॉबेबली इज़ नॉट द प्रॉब्लम। और जहाँ पे डिसीशन वाला है वो पॉलिसीज़ बनती रहती हैं कि ये अब इतने साल, मैं भी बेंचेस में जाके हेड भी करता था, तो मैं कहता था यार ये पुराने जो है ना 10 साल के केसेस जितनी सिविल रिव्यू ने पढ़ी हैं, इसको निकाल के लगा दो, इन 15 दिनों में सारे निकाल दो। तो वो इस तरह हम कोशिश वो करते रहते हैं। फिर इसमें वकला के ताउन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे कॉस्ट सिस्टम, वकील के ऊपर और क्लाइंट के ऊपर कॉस्ट हम नहीं डालते हैं। मुझे आखिरी बात बताइए और हम बात ख़त्म करते हैं कि आपने रिज़ाइन करने का फ़ैसला क्यों किया? ये वाला मेरा ज़ाती फ़ैसला है, ठीक है। 10 साल सर्व करने के बाद मेरा ये ख्याल था कि मेरे से जो सीनियर हैं, जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे हैं, और हर किसी का मैंने इंडिविजुअली दरवाज़ा नॉक किया कि यार इंस्टीट्यूशन में ऐसे इम्प्रूवमेंट करें, इसको ऐसे ठीक करें, इसमें ये हो सकता है। हमारे पास जुडिशल एकेडमी है, जुडिशल ऑफिसर्स को हम तैयार करें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। कोई बंदा, मेरा ख्याल ये है कि या तो उनके समझने की कैपेसिटी नहीं है, या वो और इन ऐसी चीज़ों में ऑक्यूपाइड हैं कि जो रियल इश्यूज़ हैं वो एड्रेस नहीं हो रहे। मेरी साकिब निसार साहब से, खोसा साहब से, ये वो जजेस थे जिन्होंने ग्रास रूट लेवल पे प्रैक्टिस की हुई है। उनसे बेहतर कोई नहीं समझता कि हमारे सिस्टम में को ठीक करने की क्या ज़रूरत है। या जैसे ये अपना सारे चीफ जस्टिस को और जजेस को इकट्ठा करें, इस पे हम सेमिनार करवाएं हर महीने, और यहाँ पे फीडबैक मिले, और देखें ये पूरा सिस्टम एक लिटिगेंट के लिए बना है। वकील, जज, हर बंदा ये बैठे हुए हैं, वो उस लिटिगेंट को, साइल को इंसाफ देने के लिए बैठे हैं, और वही सबसे पीछे हो गया है। हम बाकी इश्यूज़ में इस तरह हमें घेर लिया गया है। मैं आपको बताऊं,
घिर गए हैं या घेर लिया गया कि हमें ऐसे इश्यूज़ में इन्वॉल्व कर दिया गया है जो हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। तो इसको देख के एक फ्रस्ट्रेशन सी क्रिएट हो गई। मुझे कोई आगे अगले 4 सालों में कोई बहुत ब्राइट काम होने की उम्मीद नहीं थी। जजमेंट्स मैंने आपको बताया, अगर मैं किसी कोई केस टेकअप कर लेता था और उस पर मैं फिर बड़ी मेहनत करके एक जजमेंट भी लिखता था, मेरी कुछ 4-5 ऐसी जजमेंट होंगी। मैंने मुल्तान में एक ये लोकल गवर्नमेंट के ऊपर जजमेंट दी कि एमएनए एमपीए कानून के अंदर रहते हुए जो आप इनको ग्रांट देते हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह की, ये आप नहीं दे सकते, ये लोकल गवर्नमेंट का। फिर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कैंटोनमेंट के वो इनकी मेहरबानी इन्होंने मान ली है, वो करवा दिए, वो मैंने जजमेंट दी। फिर यहाँ पे मैंने जजमेंट दी कि पंजाब में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाएं, वो जजमेंट भी सस्पेंड हो गई। अभी ट्रिब्यूनल आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली आपके हाथ बंद गए थे, एक जज के हाथ बंद नहीं गए थे, मेरे या पास आप जो कुछ आ रहा कर था नहीं रहे थे? मुझे कोई बंदा नहीं रोक रहा था कि मैं काम कैसे करूं, ये इंडिपेंडेंस मेरे पास थी, लेकिन उसका कोई फ्रूट नज़र नहीं आ रहा था। मैं एक जजमेंट देता था, जो इम्पोर्टेंट होती थी उसको सस्पेंड कर देते थे। भट्टी साहब ने तो मेक श्योर किया था कि मेरे सामने कोई इम्पोर्टेंट केस लगे ही ना, मेरे से तो टैक्स के केसेस वो वापस ले रहे थे। तो फिर आप और कोई भी चीफ जस्टिस जो है, अगर वो अप्रोचेबल है और किसी के लिए काम करना चाहता है तो उसको 3-4 जजेस की ज़रूरत है ना, बार बार उन्हीं का बेंच बनाए, साथ बैठ जाए या उसके ज़रिए फिर जो मर्ज़ी करता जाए। मेजॉरिटी ऑफ जजेस आर ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग और पूरा अपना काम करके जाते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो डरे हुए हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट के पास केस है 6 जजेस वाला, इसको टेकअप करना चाहिए। और इन इंटरफेरेंस सिर्फ ये नहीं है कि वो फिज़िकली आके आपका दरवाज़ा नॉक करता है, आपका मीटर तोड़ जाता है, यानी ये आपको इंटिमिडेट करते हैं। इंटरफेरेंस ये भी है कि कोई अननेसेसरीली किसी जज का नाम लेके किसी फ़ैसला देने पे आपके माजरत के साथ किसी वीलॉग में बैठ के उसको मुख्तलिफ नामों से बुला रहा हो और बग़ैर उसको ये पता नहीं है कि मेरिट ऑफ द केस क्या है, डिसीशन क्या है, सिर्फ उसकी आउटकम पे कि वो पीटीआई के हक़ में है या वो नून लीग के हक़ में है, तो आप उस जज को बिल्कुल ट्रोलिंग शुरू कर दें। आपने एक दिस इज़ आल्सो इंटरफेरेंस। आपने एक केस किया था कंटोनमेंट्स के अंदर इलेक्शंस का, जी। उस केस के समाअत के दौरान भी आपके साथ वाक़यात हुए थे, आपकी गाड़ी का पीछा किया गया था। मैं पिंडी में मैंने वो किया था केस, वो भी चल रहा था। उसके अलावा जो एम्प्लॉइज़ हैं बहुत सारे, उनके केस थे पिंडी में, जो सर्विस मैटर्स थे, वो भी कोई टेकअप नहीं कर रहा था। मैंने वो मेरे पास आए, मैंने बुलाया तो उन्होंने कहा जी वो तो एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब आएंगे तो वो करेंगे। मैंने उनको बुलाया तो वो कहता है कि जी मुझे तो इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि ये मेंटेनेबल ही नहीं है, हाई कोर्ट इन पे कर ही नहीं सकती। मुझे कहा मुझे जजमेंट बताओ। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मेल ऑफ आईडी अगर और है, ये सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट से मुतल्लिका थे वो सारे जहाँ पे एयरफोर्स के, अब मिलिट्री के, इन सारे लोगों के केसेस जो हैं वो पिंडी में आते हैं ज़्यादा। तो वो मैंने टेकअप किए। कुछ केसेस में मैंने सेक्रेटरी को नोटिस किया, सेक्रेटरी डिफेंस को, और मैंने कहा कि अगर ये नहीं मेरी कंप्लायंस करते तो ही हैव टू कम एंड एक्सप्लेन। उसमें एक ये केस भी था कैंटोनमेंट वाला, वो मैंने सुन लिया। मैं प्रॉब्ली उसी दिन मैंने वो सुना था और मैंने रिज़र्व कर लिया उसको जजमेंट के लिए। तो मैं इधर से वापस जुमे वाले दिन जा रहा था, तो मुझे जब नोटिस मैंने किया तो मेरे लेफ़्ट साइड पे एक वो जो डाला होता है, ज़रा आपकी गाड़ी का पीछा किया गया और हिट भी किया? नहीं हिट नहीं किया। मैं ये बता रहा हूँ कि वो मुझे मेरे बिल्कुल खिड़की के साथ उसका बहुत बड़ा सा मुझे बोनेट नज़र आया, वो ज़ोर ज़ोर से हॉर्न कर रहा था बिल्कुल मेरी खिड़की के साथ लेफ़्ट साइड पे गाड़ी के, चलती गाड़ी के। तो वो मैंने देखा तो मैंने ड्राइवर को, मैंने समझा कि ये गलत ओवरटेक करते हैं और लोग ऑफेंड हो जाते हैं, तो कोई इस तरह का ना हो। तो मैंने कहा ये कौन है यार इसको? वो कहता जी ये तो बड़ी देर से हमारे पीछे लगा हुआ है, पता नहीं 0 पॉइंट से कि कहाँ से। तो मैंने कहा साइड पे गाड़ी लगाओ। मैंने गाड़ी साइड पे लगाई तो वो दौड़ गया। पीछे से कुछ जर्नलिस्ट आ रहे थे, वो गाड़ी में बैठे हुए कुछ लड़के थे, वो क्लेम कर रहे थे कि हम जर्नलिस्ट हैं। तो उन्होंने वो 0 पॉइंट से लेके यहाँ तक की पूरी वो मूवी बना रहे थे साथ साथ। उन्होंने मुझे बताया कि जी ये तो आपको इंटिमिडेट कर रहा था, ये कर रहा था। मैंने फिर वहाँ से फ़ोन किया, आरपीओ को फ़ोन करवाया। मैंने वो जो पुलिस है मोटरवे की, उसे कहा कि ये बाहर ना निकले मोटरवे से, इसको गिरफ़्तार करो। वो मुझे बताया कि जी वो मोटरवे चढ़ा ही नहीं, वो तो पेशावर चला गया।
तो फिर अगले दिन मैंने आरपीओ को कहा कि इसको पकड़ो और मुझे बताओ कि ये कौन है। उन्होंने बताया कि ये कोई आईएसको की गाड़ी है और उसका कोई बेटा बीमार था तो इसलिए वो रैश ड्राइविंग कर रहा, उसकी उन्होंने पकड़ लिया, कोई वीडियो बनाई और वो मेरे सामने ले आए। मैंने कहा मुझे बताएं कि इस गाड़ी की लॉग बुक। आप ज़ाती तौर पे समझते हैं कि ये आपके काम में इंटरफेरेंस थी जो काम कर रहे हैं? देखें, इंटरफेरेंस इज़ अ वेरी ब्रॉड वर्ड। अगर देखें थ्रेट था ये? मैं आपको ये बताता हूँ ना, अगली बात जो मैं जुडिशरी में नोटिस करवाना चाह रहा हूँ, मैंने उस केस में पर्सनली सारी चीज़ों को टेकअप किया, टेकअप करके उनसे रिपोर्ट ली कि वो है क्यों, ये वाक़या क्यों हुआ। मैंने वो फ़ाइल उठा के अपने हाई कोर्ट में जो जज साहब थे सिक्योरिटी के को देख रहे थे, मैंने उनको भिजवा दी। मैं कहा जी ये मेरे साथ वाक़या हुआ है। मुझे ना मेरे चीफ़ जस्टिस ने बुला के पूछा कि क्या हुआ, ना उन्होंने उसके बाद किसी बंदे ने, मेरे इंस्टीट्यूशन ने इस पर रिस्पॉन्स नहीं किया। पॉसिबिलिटी है कि वो गलत हो, पॉसिबिलिटी है कि वो ठीक भी हो। फिर सिक्योरिटी एक जज की अगर इतनी ब्रीच हो सकती है कि उसकी गाड़ी के साथ लगा हुआ है और सामने आपकी दूसरी स्कॉट भी लगी हुई है, तो फिर देर आर सम क्वेश्चंस ना। इसका मतलब है कि जजेस वल्नरेबल हैं। बिल्कुल ठीक हो गया ना। तो इसको टेकअप करना चाहिए था लेकिन किसी ने टेकअप नहीं किया। और ये बाकियों के साथ भी तो होता होगा। भाई देखें ना, अब ये 6 जजेस का केस क्या है, मैं जो इसको समझता हूँ कि उन 6 जजेस ने मुख्तलिफ वाक़यात को अपने चीफ जस्टिस को दिया, उसको सुप्रीम कोर्ट तक उन सीनियर प्यूने से और चीफ साहब से डिस्कस किया, और डिस्कस करने के बाद वो उस पर कुछ नहीं हुआ। मुख्तलिफ छोटे छोटे वाक़यात जिसको वो जजेस समझते हैं कि ये इंटरफेरेंस है शायद। अब ये 6 जजेस का वाक़या जो है, इसको जिस तरह मैं देखता हूँ कि उन्होंने अपने चीफ जस्टिस को बताया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बताया और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फाइनली उनको ये ख़त क्यों लिखना पड़ा? फाइनली ख़त उन्होंने उस वक्त लिखा जब आपने ये वाला फ़ैसला दिया शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब वाला, और ये टोटली डोमेन जो है वो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, कि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने एक इंटरफेरेंस को आके बार में लोगों के नोटिस में, अब उनके चीफ जस्टिस साहब ने कुछ नहीं किया, उन्होंने बार में आके लोगों को बताया। एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ख्याल था कि दिस इज़ अनबिकमिंग ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट, उन्होंने निकाल दिया। दूसरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनको बहाल कर दिया टेक्निकल ग्राउंड पे या जिस वजह से भी। अब जो जजेस बैठे हुए हैं जो ये फील कर रहे हैं कि हमारे साथ भी इंटरफेरेंस हो रही है, हाउ शुड दे रिस्पॉन्ड? कि एक जज अगर उसको, जैसे एक मैंने रिस्पॉन्ड किया और अपने उसको इदारे को दे दिया, कुछ नहीं हुआ, क्या वो उसको खुद टेकअप करे? और कहाँ पे मिसकंडक्ट शुरू होगा और कहाँ पे मिसकंडक्ट नहीं होगा, उसकी गाइडेंस के लिए उन्होंने ये वाला लेटर लिखा है। उनके लेटर में ये कहीं नहीं है कि इंक्वायरी करें और उन बंदों को अंदर करें, और या आप ये कहें कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है इसके उस वक्त के जो ऑफिसर्स हैं उनके ख़िलाफ़ पर्चे काटें। ये तो उन्होंने उस लेटर में कहीं नहीं लिखा। ये वन लाइनर आप जुडिशरी की तरफ से लोगों को जो इंसाफ दिया जा रहा है पॉलिटिकली ग्राउंड के ऊपर और बाकी ग्राउंड्स के ऊपर, मुस्तकबिल के बारे में पुरुमीद हैं या मायूस हैं? मैं पुरुमीद हूँ। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी जो हमारी हाई कोर्ट से और दूसरी हाई कोर्ट से जो इस लोग मौजूद हैं, मुझे उनसे बहुत उम्मीद है। बहुत उनका विज़न भी है, उनमें कैपेसिटी भी है करने की, और सिर्फ मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक टीम वर्क, अपने ज़ाती जो आपकी रंजिशें या कोई चीज़ हैं उसको बहुत बलाए ताक रख के या किसी कुएं में फेंक के, ये जो आने वाला टाइम है उसमें मंसूर अली शाह साहब की क़यादत में जैसे ही वो बनते हैं, तो मेरे तो बहुत सारे कुलीग हैं, मैं पर्सनली जाके भी उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि एक यूनिटी के साथ एक सुप्रीम कोर्ट बन के, और सिर्फ पॉलिटिक्स को एड्रेस ना करें, अपने अदारे को एड्रेस करें, नीचे सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सिस्टम कैसे ठीक करें। बहुत शुक्रिया। शायद जमील खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, बहुत सी नई बातें हमें पता चली हैं कि गुज़िश्ता 10 साल में लाहौर हाई कोर्ट किस तरह काम करती रही, उसके असरात सुप्रीम कोर्ट पर क्या थे। उम्मीद है आपको ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। इसके बारे में कमेंट्स ज़रूर दीजिए, और अगर कोई मालूमात हैं या अगर कोई सवाल भी मज़ीद आप करना चाहते हैं तो talkshock777@gmail.com पे हमसे रब्ता कीजिए।